लैब टेक्नीशियन हो, पीटी हो, सभी कॉलेजों में जीरो है, वो भर्ती नहीं हुई। एक बार तो वो भर्ती कब कर लेंगे, वो आप कब लगा देंगे। एक कॉलेजों में ऐसे बहुत से मेरे लो कॉलेज हैं, वहाँ एक भी सिंगल टीचर नहीं है। मेरे बस गोसुंडा में कॉलेज है, वहाँ एक भी टीचर नहीं है, और बस्सी में एक भी कॉलेज नहीं है। मेरा पीजी महाराणा प्रताप कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज है, उसमें संख्या बिल्कुल ही 10% संख्या वहाँ है। गर्ल्स कॉलेज में वहाँ केवल 10% संख्या है। एक बार आप ये पूरा बता दें कि जहाँ जीरो है वहाँ आप कब तक टेम्परेरी के रूप में भी आप लोग कॉलेज में लगवाएं, बस्सी कॉलेज में लगवाएं, गोसुंडा कॉलेज में लगवाएं, और ये पीटी और पुस्तकालय वाले वास्तव में सभी जगह जीरो है, तो जीरो कहीं एक एक करने की कोशिश आप कब तक करेंगे। और आप भर्ती 15 साल से, क्योंकि पहले वाली कुछ किया कुछ नहीं किया, उनके कोई तुलना अपन नहीं करें। अब अपन क्या करेंगे माननीय सदस्य, उसके बारे में एक बार आप डिटेल बताएं। उत्तर आने दीजिए। हमारे 1936 पदों की भर्ती रेगुलर कॉलेजों में आ रखी है। 2 या 3 महीने में वो सारे पद आ जाएंगे, तो आपके वो रेगुलर कॉलेजों में कर दिया जाएगा। जो राजसेज जो सोसाइटी बेस की कॉलेजें हैं, उनमें हमने विद्या संबल योजना के तहत वैकेंसी निकाल रखी है। निश्चित रूप से जल्दी आपके इन पदों पर लगा दिए जाएंगे शिक्षक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी एक विनती है। और कुछ रह गया? हाँ, जहाँ जीरो है वहाँ आप डेपुटेशन कितनी तारीख तक कर देंगे? एक मिनट, जहाँ जीरो है वहाँ आप कब तक कर देंगे? क्यों मेरे लो कॉलेज में बिल्कुल एक भी सिंगल टीचर नहीं है। जैसे बस्सी है, जैसे गोसुंडा है, वहाँ कोई एक एक टीचर की भी व्यवस्था हो जाए, उस कॉलेज को संभालने वाला भी हो जाए। लो कॉलेज में आप कब तक व्यवस्था कर देंगे? और एक पूरे राजस्थान में हाहाकार मच रही चुनाव के बारे में, कॉलेज के चुनाव भी साथ साथ हो जाए, उसके बारे में आप बता दें। माननीय सदस्य, वो प्रश्न से जुड़ा हुआ वो हटा दीजिए। आपके कोई भी जीरो रिक्त पद नहीं रहेगा, आपकी व्यवस्था कर दी जाएगी। श्री संजीव कुमार, श्री संजीव, हो गया, 2 प्रश्न हो गए। श्री संजीव कुमार बैठिए। प्रश्न संख्या 580 580। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, आगे उत्तर आ गया, तुरंत लगा देंगे। पेयजल आपूर्ति को दुरुस्त करने हेतु संवर्धन शहरी जल प्रदाय योजना भादरा की स्वीकृति वित्त समिति की बैठक 842 क्रमांक दिनांक 14/3/2023 द्वारा राशि रुपये 95.64 करोड़ रुपए की जारी की गई। कार्य की संशोधित तकनीकी स्वीकृति तकनीकी समिति की बैठक क्रम संख्या 752 दिनांक 22/8/2023 द्वारा राशि रुपये 78 करोड़ 39 लाख रुपए की जारी की गई। विवरण परिशिष्ट एवं बेप्रसंगल है। खंड के शहरी जल योजना भादरा के संवर्धन कार्य की निविदा अतिरिक्त मुख्य अभियंता क्षेत्र बीकानेर की निविदा संख्या 9/2023-24 द्वारा राशि रुपये 78.39 करोड़ रुपए की आमंत्रित की गई थी। प्राप्त निविदा को आरटीपीपी नियमों की पालना के अभाव में दिनांक 14/12/2023 को उक्त निविदा निरस्त की जा चुकी है। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 22/12/2023 द्वारा 15/12/2023 के पूर्व के स्वीकृत कार्यों को क्रियान्वित नहीं किए जाने के निर्देशों की दृष्टिगत उक्त स्वीकृत कार्य की नवीन निविदाएँ जारी नहीं की गई। कार्य की निविदा नहीं होने से कार्य शुरू नहीं हुआ। खंड ग, हाँ, दिनांक 15/12/2023 से पूर्व के स्वीकृत कार्य को प्रारंभ करने के लिए राज्य सरकार स्तर की समीक्षा की जाकर कार्य योजना की वर्तमान परिदृश्य में आवश्यकता का आकलन करते हुए उचित निर्णय लिए जाकर तदनुसार कार्य योजना नवीन निविदा आमंत्रित की जाएगी। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, भादरा शहर की जो जल प्रदाय योजना है, वर्तमान में अमर सिंह सिंचाई सिस्टम से उसमें पानी की आपूर्ति होती है, और अमर सिंह सिंचाई सिस्टम में 15 दिन पानी चलता है। तो 15 दिन पानी चलने के बाद लगातार भादरा शहर को, और इस योजना शहर के जल प्रदाय योजना से करीब 19 राजस्व ग्राम भी जुड़े हुए हैं, तो इन लोगों को लगातार पानी की भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए ये संवर्धन शहरी जल प्रदाय योजना स्वीकृत की गई थी। तो मैं आपके माध्यम से
मंत्री महोदय से ये पूछना चाहता हूँ कि इस स्कीम के लिए टेंडर आप कब तक आमंत्रित कर लोगे और इसका कार्य कब तक चालू करवा दोगे, ये बताने की कृपया। माननीय मंत्री महोदय। माननीय भादरा से आने वाले सदस्य की चिंता जायज़ है। इसके बारे में बताना चाहता हूं कि इस योजना के कार्य की आवश्यकता का वर्तमान परिदृश्य में समीक्षा कर शीघ्र उचित निर्णय लिया जाकर कार्य प्रारंभ करने का प्रयास किया जाएगा। नहीं, समीक्षा तो साहब समीक्षा नहीं, आप तो ये बताएं सब स्वीकृत कब तक कर दोगे, कब तक चालू कर दोगे। और दूसरा सवाल सवाल दो ही प्रश्न। तो दूसरा सवाल तो पूछूंगा साहब। दूसरा पूछो। दूसरा सवाल साहब, एक तो स्पष्ट आप उत्तर दें कि कब तक इसको आप निविदा आमंत्रित कर लोगे, कब तक इसको चालू कर दोगे, साहब तो बताओ साहब। अब ये समीक्षा का क्या है? जल्दी ही कर लेंगे। जल्दी कर दोगे? जल्दी। और दूसरा साहब मेरा सवाल ये है, उसका सवाल 22/8/2023 को ये स्कीम स्वीकृत की गई और 14/12/23 को जो है वो इसकी निविदा RTPP नियमों की पालना के अभाव में निरस्त हुई। तो इसकी वजह से जो है लगातार इस योजना में विलंब भी हुआ, लोगों को परेशानी हुई। तो इसमें RTPP नियमों की पालना के अभाव में जब निरस्त हुई तो इसमें जो है विभागीय लापरवाही हुई है। अरे तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने लापरवाही की है उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करोगे तो कब तक करोगे? आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, दोषी अधिकारी के विरुद्ध मुख्य अभियंता बीकानेर को कारण बताओ नोटिस दिनांक 10/7/2024 को जारी कर दिया गया है। अध्यक्ष जी, इसमें माननीय मंत्री जी की कोई गलती नहीं है। इसकी अगर आप गहराई में जाओगे तो आपको जो खंड ब में जो जवाब मिला है कि वित्त विभाग के आदेश दिनांक 22/12/23 द्वारा 15/12/23 से पूर्व के स्वीकृत कार्यों को क्रियान्वित नहीं किए जाने के निर्देशों के दृष्टिगत उक्त स्वीकृत कार्यों की निविदा जारी नहीं की गई। ये ऑर्डर जब तक नहीं हटेगा जब तक मंत्री जी निविदा जारी नहीं कर पाएंगे। ये टेक्निकल विषय है और ये कोई एक विभाग पे लागू नहीं हो रहा है, ये नियम पूरे राजस्थान पे लागू है और ये गैर संवैधानिक नियम है कि आप एक लेटर के माध्यम से पूरे राजस्थान की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, जितने भी विभाग की चल रही हैं, सब पे रोक लगा दी। तो आप अध्यक्ष जी व्यवस्था दें कि इस ऑर्डर को निरस्त करें तो और विभागों के भी काम हो सके। ये हकीकत है। मंत्री जी का उत्तर आने ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहता हूं कि ये आपके टाइम में भी होता आया, जब सरकार बनती है तो पुराने कार्यों की समीक्षा होती है और क्योंकि उत्तर आने दीजिए। उत्तर सुनिए। टेंडरों के अंदर मैं उत्तर दिलवाऊंगा आपके विपक्षी बिना नेता का। RTPP नियमों की पालना करते हुए टेंडरों को अपलोड कर दिया गया, इस कारण से ये टेंडर निरस्त हुआ। श्री जुबेर खां। प्रश्न संख्या 1205। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं रामगढ़ से आने वाले विधायक महोदय को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वर्तमान में जयसमंद बांध के भराव व वेस्ट वियर के बहाव क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं है। सिल्ली सेठ बांध के भराव क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं है, लेकिन बहाव क्षेत्र में 16 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं, जिसका विवरण परिशिष्ट ए प्रसंगनल है। खंड ख, सिल्ली सेठ एवं जयसमंद बांध के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण विधि सम्मत कार्रवाई कर हटाए गए हैं तथा हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में यदि कोई अधिकारी कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो जांच कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खंड ग, सिल्ली सेठ के वेस्ट वियर से बहने वाले पानी के बहाव क्षेत्र के 16 अतिक्रमणी निजी खातेदारी में दर्ज होने के कारण उन्हें राजस्व विभाग से समन्वय कर हटाए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। माननीय सदस्य पूरक। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है वर्तमान में जयसमंद बांध के भराव व वेस्ट वियर में बहाव क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जिला प्रशासन ने जांच करके एक लिस्ट जारी की कि जो बहाव क्षेत्र में जिन गांवों की ज़मीन आती है, जयसमंद के, मंत्री जी नोट कर लीजिए, लिवारी में 200, अलापुर माचड़ी में 50 भराव क्षेत्र में अतिक्रमण है, जिनमें से कार्रवाई करते हुए एक अतिक्रमण हटा दिया गया है। तो आपका उत्तर ये असत्य है।
दूसरी बात मैं करना चाहूँगा, आपने कहा है कि सिलीसेड के भराव क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं है। सिलीसेड के बांध की भराव क्षमता 28.9 इंच में है। आप यहाँ अलवर के मंत्री जी भी बैठे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी बैठे हैं। जब 28 फीट 9 इंच पानी भरेगा तो आप एक कमेटी बना दीजिए। आज कितने होटल उसमें चल रहे हैं, अगर वो होटल भराव क्षेत्र में पानी में नहीं भरते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा विधानसभा से। नहीं तो आप क्या करेंगे बताइए कि आप अधिकारियों के कहने से असत्य उत्तर यहाँ देते हैं। अरे आपकी आवश्यकता विधानसभा को है अभी। अरे आप बैठे माननीय सदस्य। हाँ इस्तीफा दूंगा जब तब की सरकार गिरेगी। अरे प्रश्न पूछिए। अच्छा, दूसरा मैं तो आप इससे कहना चाहूँगा, प्रश्न पूछो। आपके मंत्री जी, ये सिवाचक जो ज़मीन थी अब वहाँ चली गई यूआईटी में, यूआईटी के नाम चढ़ गई। यहाँ सिंचाई विभाग के नाम भी ज़मीन है, यहाँ वन विभाग के नाम भी ज़मीन है, यहाँ बागात विभाग के नाम भी ज़मीन है, यहाँ मत्स्य विभाग के भी ज़मीन है। जिसको कहो ये हमारी नहीं है, ये हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आते, तो क्यों नहीं है आप एक ज्वाइंट टीम, एक सर्वे टीम या कोई भी टीम कलेक्टर की अध्यक्षता में बनाएं जो सब विभागों के अधिकारी इसमें हों और वो तय करें कि सरकारी ज़मीनों पे कहाँ लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, अतिक्रमण कर रखा है, इसकी जांच करके उचित कार्रवाई करें। और दूसरा, जब वेस्टवेयर चलेगी, करेंगे कि नहीं? सिलीसेड की वेस्टवेयर हर 2-3 साल में चलती है। माननीय सदस्य, जब वेस्टवेयर चलेगी, भाषण नहीं, प्रश्न पूछो आप जो मैंने 1-2 सवाल पूछे हैं भराव क्षेत्र के और जैसलमेर के, आप इसके बारे में बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ से आने वाले माननीय विधायक महोदय को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी जो चिंता है, मैं एक तकनीकी टीम बना के इसका भौतिक सर्वे करा के इस पर कार्रवाई करेंगे। श्री गोविंद प्रसाद, हो गया प्रश्न संख्या 42। मांगा उत्तर दे दिया। जांच मामला है और बड़ा गंभीर मामला है। प्रश्न संख्या 42। एक मिनट भाई, एक सेकंड। माननीय, अरे आपका हो गया भाई, आपको आपने मांगा दे दिया, कमेटी जांच करवाएंगे कमेटी बना के। हो गया। मैं ये कहना चाहता हूं, आपने जो जवाब में दिया गुरुजी, आपने ये कहा कि भराव क्षेत्र में जैसलमेर के में भी और जो पानी आ रहा है उसमें कोई अतिक्रमण नहीं है। तो विभाग द्वारा 1 महीने पहले जो नोटिस दिए गए, उस नोटिस की वजह से एक गरीब दलित व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, सिर्फ इस बात पे कि उसको नोटिस दिया गया। तो वो अतिक्रमण में था या नहीं था, उसको नोटिस क्यों दिया गया, और उस पे सबके संज्ञान में है, पूरे प्रशासन के संज्ञान में है। तो उस गरीब दलित परिवार की सरकार कोई मदद करने की इच्छा शक्ति रखती है? नहीं। जब आप मान रहे हो कि भाई कोई अतिक्रमण नहीं है, तो फिर उसको नोटिस कैसे दे दिया? माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिलीसेड बांध के भराव जैसलमेर का पूछा है। क्या कह रहे हैं? हाँ, जैसलमेर का ही कर रहे हैं, इसलिए तो इनको पूछने दिया है। हाँ। ये नहीं दे पाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सब रिकॉर्ड में नहीं आया। क्या हुआ? ये मंत्री जी जवाब व्यक्ति का मंत्री जी जवाब इसलिए नहीं दे पाएंगे कि इन्होंने अतिक्रमण माना ही नहीं है। नहीं सर। और जब इन्होंने अतिक्रमण नहीं माना तो अधिकारियों ने अतिक्रमण मान के उसको नोटिस कैसे दे दिया? इनका कहना है कि अतिक्रमण हटाने के कुछ नोटिस महीने भर पहले दिए हैं, उसमें एक व्यक्ति ने आत्महत्या की है। क्या जो आत्महत्या की उसका एरिया अतिक्रमण में आता है कि नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ये प्रश्न आपका। माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठे बैठे न बोले, उत्तर सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मामले की मैं पूरी जांच करा के नेता प्रतिपक्ष को अवगत करा दूंगा। चलिए, श्री गोविंद प्रसाद। प्रश्न संख्या 42। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मनोर थाना से आने वाले विधानसभा सदस्य को बताना चाहूँगा कि मनोर थाना में संचालित राशन की दुकानों का स्थानवार व एवं संचालनकर्ता का नाम सहित विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2, विभागीय निर्देश दिनांक 7 अप्रैल 2010 एवं 26 दिसंबर 2019 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चयनित
500 राशन कार्डों अथवा 2000 यूनिट पर नवीन उचित मूल्य दुकान खोले जाने के मापदंड निर्धारित हैं। वर्तमान में नवीन उचित मूल्य दुकान हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए एवं न ही कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। खंड 3, वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रदेश की वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को चयनित करने की सीलिंग 4 करोड़ 46 लाख की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानानुसार सुसंगत प्रकाशित जनसंख्या अनुसार सीलिंग तय है। राज्य के कवरेज में कोई भी संशोधन अगली जनगणना के जनसंख्या अनुमान आंकड़े प्रकाशित होने के बाद ही संभव हो सकेंगे। माननीय सदस्य, खंड 2 के क्रम संख्या 2 पर अंत्योदय योजना, बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चयनित राशन कार्डों की संख्या 500 एवं 2000 यूनिट का मापदंड निर्धारित है। ऐसे बहुत से जिले हैं जिसमें निर्धारित मापदंडों से ज़्यादा यूनिट की उचित मूल्य की दुकानें चल रही है। आप मनोहर तो मैं खन्ना का सरकार से ये पूछना चाहूँगा कि अगर नए प्रस्ताव दिए जाते हैं तो क्या आप नई दुकान खोलने का विचार रखते हो? मैं माननीय विधायक मनोहर थाना से को आश्वस्त करूंगा कि हम आवंटन सलाहकार समिति बन रही है, उसके बाद आप जो भी प्रस्ताव भेजेंगे आपके क्षेत्र में उन पर बिल्कुल विवेकपूर्ण निर्णय कर आपके दुकानें खोल दी जाएगी। धन्यवाद। श्री प्रताप लाल भील। प्रश्न संख्या 43। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र की रेंज सायरा गोगुंदा देवला में विगत 3 वर्षों में करवाए गए वृक्षारोपण एवं व्यय की राशि का योजनावार विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड 2, उपवन संरक्षक उदयपुर उत्तर से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में जीवित पौधों की संख्या का विवरण संलग्न परिशिष्ट ए पर समाहित है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2021-22 में आपने 73 प्लांटेशन की सूचना प्रेषित की है। इसमें वर्ष और देवला रेंज, विशेषकर देवला रेंज में आपने जैसे जो वृक्षारोपण किया था उसमें कहीं 58% रहा, कहीं 50% और कहीं 61%। इसका क्या कारण रहा? और जो वृक्षारोपण किया गया था वो वास्तव में किया गया या नहीं किया गया? और वर्तमान में वहाँ जो उन्होंने जो संख्या बताई है पौधों की, वहाँ है कि नहीं, इसकी जांच करवाएं। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, गोगुंदा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पौधारोपण को लेकर के विशेष रूप से 21-22, 22-23 और 22-23 के अलग अलग रेंज देवला को लेकर जो चिंता जताई है, उसके बारे में कहना चाहूँगा कि पौधारोपण को लेकर के एक रेंज से दूसरे रेंज के अधिकारी के द्वारा जांच की जाती है। डीसीएफ और सीसीएफ के माध्यम से भी जांच कराई जाती है, थर्ड पार्टी के द्वारा भी जांच कराई जाती है। उसके साथ साथ भारत सरकार द्वारा सैटेलाइट के माध्यम से हर वर्ष कितना फॉरेस्ट घटा कितना बढ़ा उसकी जांच भी भारत सरकार द्वारा कराई जाती है। लेकिन जो चिंता माननीय सदस्य ने व्यक्त करी है सदन के अंदर, माननीय सदस्य मुझे लिख करके दे दें किस किस जगह उनको ऐसा लगता है कि पौधारोपण कम हुआ है या कोई गड़बड़ है। निश्चित रूप से 3 सदस्य कमेटी बना के उसकी जाँच करा ली जाएगी। श्री हो गया बार 1-2 प्रश्न हो गया दिए ना अध्यक्ष जी, बात समझो आप देखो, आप गौर से जो जीवित पौधों की संख्या बता रखी है ना, तो 10,000 में से 9,000, 10,000 में 8,500, 20,000 में से 8,400, 10,000 में से 9100, 9200, 9400, तो ये ऐसी क्या संख्या है जो पूरी राउंड फिगर में ही आ रही है? जब इन्होंने जांच कराई है तो ये तो हो नहीं सकता कि भाई फुल फ्लैश 100 में से 100 ही जीवित है या 100 में से 80 है, कहीं 89, 99, 98, 97 भी हो सकते हैं। तो ये जो आंकड़े हैं ये गुमराह करने के हैं। मैं कहूँगा इनकी जांच कराई जाए और एक्चुअल जो स्थिति है वो मंत्री जी स्पष्ट करें। जांच के लिए कहा उन्होंने। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष को हर प्रश्न पे खड़े होने की आदत सी हो गई है। आप यही काम मेरा है, ये काम मेरा है। आदत नहीं अधिकार है, आदत नहीं अधिकार है, अधिकार 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 है, अरे ऐसे नहीं, अरे बैठिए, अधिकार है, बैठिए। आप इनको व्यवस्था देने वाला उंगली और कर रहा है मंत्री, मंत्री मेरी तरफ उंगली कर रहा है। अध्यक्ष जी बैठ गया है, हरिमोहन जी, और आप तो अपनी सीट पे भी नहीं है। बोरा जी आप अपनी सीट पे रहिए, आगे जाकर बैठिए, ये काम मेरा है।
अरे मैंने कह दिया जो कहना था, बैठिए। और शायद जब मैं ये बात अरे कह दिया, अरे व्यवस्था दे, आपको खड़े होने की आदत है क्या? हाँ मैंने कह दिया, मुझे व्यवस्था देनी थी, मैं दे दी मैंने। यार सब एक साथ खड़े हुए तो व्यवस्था मेरे जिम्मे है। अरे बैठ जा, मत आप बैठिए। अब आपको क्या हो गया? अरे आप अस्वस्थ हैं, आपके प्रश्न नहीं आएंगे, उत्तर नहीं आएंगे, फिर महोदय जवाब मत दो यार। हाँ नहीं आएंगे तो अब आपका प्रश्न नहीं लगूंगा, ज्यादा करोगे तो। और तमाशा कर रहे हो? चलिए आगे, आगामी श्री जसवंत सिंह यादव। मैं जवाब दे दूं साहब इनका? 2640। जी हाँ, नहीं दिलाइए तो नहीं। सहकारिता विभाग द्वारा। माननीय मंत्री महोदय, जवाब आपका आ गया, मुझे एक आध चीज पूछनी है, बता दीजिए। प्रश्न पूछिए। जवाब आ गया, मैं अपनी बात ठीक है, चलो बैठिए। प्रश्न आ गया, पूरक प्रश्न पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय। अरे मैंने, जो सदस्य ज्यादा डिस्टर्ब करेगा उसका प्रश्न फिर रुक जाएगा, उसका उत्तर ही नहीं चाहिए, तो मैं काहे के लिए दिलाऊं? प्रश्न काल शांति से चलने दिए, उत्तर आ रहे हैं, आपके नेता को अनुमति दे रहा हूं, इससे ज्यादा क्या चाहिए? माननीय अध्यक्ष महोदय। बैठे बैठे बोलना मना है, वरिष्ठ व्यक्ति हैं, अब खड़े तो नियमों में आओगे तो ही दूंगा। अरे फिर मैं आपको नाम पुकारूंगा। आप प्रश्न काल में डिस्टर्बेंस मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा, कान खोल के सुन लो। प्रश्न काल में कोई भी खड़ा होगा, बैठिए। हाँ ये मेरा काम है, कोई नहीं खड़ा हो रहा है, आप क्यों खड़े हो रहे हैं? जब आपके नेता, फिर मैं नेता को अनुमति देना भी मेरे मुंह बंद करना पड़ेगा, यदि इस तरह आप सब खड़े होंगे तो। यार तमाशा बना रहे हो सदन को। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विधानसभा क्षेत्र हरियाणा से बिल्कुल जुड़ा हुआ है और किसान का एक भविष्य का सवाल है कि हरियाणा में जो भी लाई जाती है अपने बिक्री केंद्र पर सरसों, उसका पूरा खरीद लिया जाता है। तो मैं मंत्री जी से स्पेसिफिक बात पूछना चाहता हूँ। थोड़ा माइक के नजदीक बोलिए। मैं माननीय मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूँ। आपकी आवाज़ गूंजेगी कि हरियाणा में पूरी फसल को, पूरा भी सरसों को खरीद लिया जाता है। प्रश्न पूछिए। तो आपके खरीदने में किसान की फसल को कितना क्विंटल लिमिट बना रखी है, और क्या हरियाणा की तर्ज पे सारी सरसों को खरीदना कोई संभावना है या नहीं है? माननीय मंत्री महोदय। भारत सरकार द्वारा नियमों में 25 क्विंटल जो है वो अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी, और हमने इस बार प्रयास किया कि वो, पिछली बार भी 40 क्विंटल खरीदी गई थी, इस बार भी हमने पत्र लिखा था उसको 40 क्विंटल करने के लिए, लेकिन आचार संहिता की वजह से वो 40 क्विंटल नहीं हो पाई। इस बार हम पूर्व में ही। मंत्री महोदय, मैं बीच में ये पूछ रहा हूँ आपसे कि भारत सरकार तो हरियाणा में भी लागू करती है अपना कानून, तो जो हरियाणा के अंदर ऐसा कर सकते हैं तो हम राजस्थान में क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, माननीय मंत्री महोदय। निश्चित रूप से 25 क्विंटल की भारत सरकार द्वारा 25% कुल उत्पादन का 25% खरीदा जाता है, और 25 क्विंटल अभी अनुमति देती है। मैं राजफेड के माध्यम से हम खरीद करते हैं। निश्चित रूप से हम भारत सरकार से अगली बार प्रयास करेंगे कि किसानों का अधिकतम उपज जो भी होती है उसको हम खरीदने का प्रयास करेंगे। श्री, ये मेरा अभी ये एक ही तो हुआ है सर, उत्तर आपके आ गया। माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, 3 हो गए। क्या अब कपास और बाजरा आएगा, उनको खरीदने की भी योजना है, उनका भी खरीदने का कोई केंद्र स्थापित कर रहे हैं नहीं कर रहे? क्योंकि आप खरीदते नहीं है, तो क्या इस बार खरीदने की तैयारी है? माननीय मंत्री महोदय। निश्चित रूप से हम इस बार प्रयास करेंगे। आपका प्रस्ताव निश्चित रूप से भारत सरकार को भेज करके हम निश्चित रूप से इस बार कपास और उसको भी खरीदने का प्रयास करेंगे। ना अगला श्री रामनिवास गावड़िया। प्रश्न संख्या 1024। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जवाब आ गया, कुछ सप्लीमेंट्री पूछना है। जवाब आ गया, पूरक प्रश्न पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि इस भर्ती में समय समय पर समयक संशोधन के अंतर्गत इस भर्ती को किया जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये प्रश्न है कि क्या वर्तमान में जो बदलाव किए गए
इन्हीं के आधार पर इस भर्ती को किया जाएगा या इसमें बदलाव करने का विचार रखती है। दूसरा प्रश्न ये है, क्या सरकार द्वारा उक्त भर्ती को पूर्ण करने हेतु कोई कैलेंडर निर्धारित किया गया था? यदि हाँ, तो उसके अनुसार भर्ती क्यों नहीं की गई, कारण स्पष्ट करें। एवं क्या सरकार अब उक्त भर्ती को हेतु कोई नया कैलेंडर जारी करने का विचार रखती है एवं कब तक उसे पूरा करने का विचार रखती है? आप मंत्री जी बताने का कष्ट करें। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सदन को अवगत करवाना चाहूँगा कि सफाई कर्मी की भर्ती के लिए 2012 में नियम बने थे। उसमें नियम 6 में शुरुआत में 2 साल का अनुभव, सफाई अनुभव नगर पालिका का था। उसके बाद उसमें 5/7/2023 में संशोधन किया गया और उसमें निजी संस्थान और व्यक्तिगत द्वारा जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्र को भी मान्यता देने का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद 11/4/2018 को एक संशोधन और हुआ था बीच में, जिसमें शुरुआत में नियम 6 में 2 साल का अनुभव था, उसको घटाकर 1 साल का अनुभव किया गया और साथ में 2 बच्चों का प्रावधान जोड़ा गया। मूल नियमों में परीक्षा और साक्षात्कार थे, क्योंकि उसमें 2 साल का नगरपालिका का अनुभव का प्रावधान था। 23/1/2024 को लॉटरी के माध्यम से भर्ती करने का प्रावधान जोड़ा गया और उसके बाद 8/6/2023 को प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान जोड़ा गया। हमारे 9,20,442 आवेदन हैं। पहली विज्ञप्ति 9/6/23 को निकली थी, 13,184 की। दूसरी विज्ञप्ति 6/10/2023 को निकली, 24,797 की, जिसमें साक्षात्कार का प्रावधान किया गया था। और तीसरी विज्ञप्ति 1/3/2024 को निकली गई, जिसमें 24,797 फॉर्म थे, लेकिन उसमें प्रायोगिक परीक्षा जोड़ी गई। इसी दौरान तीसरी विज्ञप्ति के बाद 100 से ज़्यादा रिट याचिकाएं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई और मेरी जानकारी के अनुसार कल माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने सभी रिट याचिकाओं का निस्तारण कर दिया है। आज शाम तक माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले की प्रमाणित प्रति हमें मिल जाएगी और उसका विधिक परीक्षण कराने के बाद हमें जो कुछ करना है, हम यथासंभव बहुत जल्दी इस भर्ती को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसी बीच मैं आपसे एक निवेदन और कर दूं। आप 12 जून 2024 को एक सफाई कर्मचारी एसीबी के हत्थे चढ़ा, जो 1,75,000 रुपये एक आवेदक से भर्ती करवाने के गारंटी के साथ प्राप्त कर रहा था। इस प्रकार की शिकायत हमें बहुत मिली थी, लेकिन उसमें से एक ही व्यक्ति जाल में फंसा। बाकी के लिए हमने प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, मैं निवेदन कर दूं कि सफाई कर्मचारियों की एक हड़ताल हुई थी। उनकी मांग थी कि साहब 5/7/2023 को जो संशोधन करके और निजी संस्थान व्यक्तियों द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र का प्रावधान किया गया है, उसमें फर्जकारी की बहुत सारी आशंकाएं हैं। इसलिए आप इसको करेंगे संशोधन करें और इसीलिए हमने 15 मार्च 2024 को शर्तों में संशोधन किया, जिसमें नगर निकाय के सक्षम पदाधिकारी द्वारा अगर वो जमींदार पे रहा है, ठेकेदार ने जो प्रमाण पत्र दिया है उसको अधिप्रमाणित करने का, या नगर पालिका में वो दैनिक मजदूरी पे रहा है तो उसका प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान किया गया था। बस आ गया उत्तर। और साथ ही मैं निवेदन कर दूं क्लियर आ गया कि मूल नियमों में
1000 की आबादी पर 4 पदों का प्रावधान है और उसी के आधार पे हमने ये किया है। फिर भी मैं चाहूँगा कि इस भर्ती में कोई भी माननीय सदस्य या नेता प्रतिपक्ष कोई भी सकारात्मक सुझाव देंगे जिससे ये भर्ती पूर्ण रूप से पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके, हम उस धन्यवाद सुझाव का स्वागत करेंगे। अरे इससे ज्यादा उत्तर बढ़िया क्या है? श्री दीप्ति किरण माहेश्वरी नियमों में उसको माननीय अध्यक्ष शामिल करने महोदय, में माननीय किसी अध्यक्ष प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे। श्री दीप्ति माननीय किरण अध्यक्ष माहेश्वरी। महोदय, जब अरे हो गया मंत्री आपका? जी कह रहे अरे हैं इससे ज्यादा उत्तर नहीं आ सकता। न्यायालय और ने क्या जब चाहते हो? सारे रीटधारियों की समस्याओं का निस्तारण कर दिया, माननीय मंत्री जी, तो माननीय मंत्री जी मेरा आपसे सिंपल सा सवाल है कि 2,20,442 आवेदन इसमें आए हुए हैं, तो ये आप माननीय बताने की सदस्य कृपा करें कि कब तक इस भर्ती को पूरा कर दिया जाएगा? उन्होंने प्रश्न पूछ लिया है, समय सीमा। अरे अगला प्रश्न हो गया है, बैठिए आप उत्तर दीजिए। अगला उत्तर दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यार इससे बढ़िया माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा उत्तर आ गया कि राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय का परीक्षण करवाने के क्या होगा? बाद परीक्षण करने के बाद आपका जितना जल्दी संभव हो सकेगा हम इस भर्ती को पूरी करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022 में जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, कोटा एवं सीकर में आयुर्वेद एवं योग व नेचुरोपैथी के एकीकृत महाविद्यालय तथा उदयपुर व जोधपुर में योग व नेचुरोपैथी के महाविद्यालय। वर्ष 2022 और 23 में तारानगर, चूरू में आयुर्वेद महाविद्यालय खोला गया। वर्ष 2023-24 में नाथद्वारा राजसमंद में आयुर्वेद एवं योग व नेचुरोपैथी का एकीकृत महाविद्यालय, भरतपुर में होम्योपैथी महाविद्यालय तथा जोधपुर में यूनानी महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगी कि इन महाविद्यालयों की प्रगति की अभी भी इसमें कोई सूची नहीं है। इसमें भूमि आवंटन कहाँ हुई, भवन के निर्माण की क्या स्थिति है और प्रत्येक सत्र में कितने बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, कितने विद्यार्थी एडमिशन ले रहे हैं और जो पद हैं उनकी स्थिति के बारे में विवरण दें। अध्यक्ष महोदय, इसमें जो खोले गए हैं इनको 2 साल पूरे नहीं हुए हैं और इनको क्या एक 50 बेड के हॉस्पिटल में संबंध किया जाता है, वो पूरा कार्यकाल नहीं हुआ, उनका होते ही ये चालू हो जाएंगे और इनकी प्रगति निर्माण कार्य की 2 में चल रही है और आप वाले में अभी बजट आने के बाद शुरू जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से एक और प्रश्न पूछना चाहूँगी कि क्या ये सही है कि जहाँ पर योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय खुले हैं वहाँ पर आयुर्वेद के शिक्षकों को लगाया जा रहा है और जबकि योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के योग्यताधारी शिक्षकों को नहीं लगाया जा रहा है? जहाँ पर ये औषधालय खुले गए हैं वहाँ पे योगा के, नेचुरोपैथी के और आयुर्वेदिक के तीनों रिक्त भरे जाते हैं। ऐसी समस्या आई है तो आप इसमें एक बार दिखवाएं कि जो योग्यताधारी शिक्षक हैं प्राकृतिक चिकित्सा और योग के, अब उनको प्रायोरिटी देकर इसमें लगवाएं। श्री प्रताप सिंह सिंघवी, संख्या 47। माननीय मंत्री महोदय, आपका आ गया था? जब आ गया चलो बिराजो। एक तो मंत्री जी आपको धन्यवाद, मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। माइक चालू करो, माइक तो ऑन कर दो भाई। आपने सिंचाई में छबड़ा का ध्यान रखा। मैं कछावन पेयजल कछावन का जो एनीकट मंजूर किया उसके लिए मैं आपको स्पेशली धन्यवाद देता हूँ। साथ ही निवेदन करना चाहूँगा कि ये कछावन जो पेयजल योजना है ये 2018 में स्वीकृत हुई थी और उसके बाद ये निरस्त कर दी गई 3/9/2021 में कांग्रेस सरकार के समय। इसकी लागत थी 21 करोड़ रुपए और इससे 16 गांव और 3 ढाणी पेयजल उनको इस योजना से पेयजल मिलता। तो एक तो मेरा एक प्रश्न आपसे निवेदन है कि इसको बंद करने के क्या कारण रहे। अब आपने कहा है कि इनको परवन सिंचाई परियोजना या परवन डैम से पेयजल स्कीम बनी है वो 3-4 हज़ार करोड़ की, उससे हम इसको जोड़ेंगे। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि परवन डैम बनने में ही अभी काफ़ी समय लगेगा। कब तो पेयजल की लाइनें खींचेगी और कब वो पानी वहाँ गाँवों तक पहुँचेगा। बिल्कुल ट्रेल पे गांव में किशनगंज शाहबाद से और अटरू
प्रॉपर से लगे हुए गांव में, इसलिए आप इस योजना को तो अलग से मंजूर करें। इसलिए करें कि इसमें आपने एनीकट तो दे ही दिया, पीएचईडी का पैसा भी कम खर्च होगा, खाली लाइन डालनी है, तो खाली लाइन डालनी है। और ये आपने जो 2021 में जिसको बताया कि 2021 में हमने स्वीकृति जारी कर दी है उससे परवन डैम से, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 2021 के पहले तो प्रश्न पूछिए माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए, भाषण नहीं करना अभी। एक मिनट था, 2018 में ये सैंक्शन हुई, 21 में निरस्त हुई, इसको चालू कर दो, इतना ही निवेदन है। और आपने जो सिंचाई में पैसा दिया उसके लिए मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय कुछ कहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से छाबड़ा से आने वाले वरिष्ठ विधायक महोदय को बताना चाहता हूं कि इस योजना में 16 ग्राम माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, प्रश्नकाल में अपना स्थान नहीं छोड़ते। कारण मंत्रिपरिषदीय समिति द्वारा ले गए निर्णय के क्रम में वित्त समिति की 761वीं बैठक दिनांक 26/11/2019 द्वारा उक्त योजना की स्वीकृति निरस्त की गई थी, जिसका विवरण प्रविष्ट वेब पर संकलन है, इनको भिजवा दिया। दूसरा, योजना की निविदाएं वर्तमान में प्रक्रियाधीन है एवं पैकेज 4 जिसमें उक्त 16 ग्राम सम्मिलित है के फ्री क्वालिफिकेशन बिड दिनांक 25/6/2024 को निर्णित करते हुए उनके प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रक्रियाधीन है। योजना के कार्यादेश जारी करने के उपरांत 20 माह में योजना को प्रभावी समस्त कार्य पूर्ण कर पेयजल उपलब्ध कराया जाना लक्षित है। माननीय सदस्य कोई पूछना है? ये सब कि इसको अलग से सैंक्शन करके इसका काम चालू करवाएं जितना जल्दी हो। श्रीमती इंदिरा, हो गया माननीय, आपका स्थगित हुआ, आपका प्रश्न अभी स्थगित हुआ है, बाद में लगाएंगे। हाँ। लेकिन हम सरकार की इतनी बड़ी क्या मजबूरी होगी? यमुना जल का बहुत बड़ा एमओयू था, इसका उत्तर नहीं दिया, प्रश्न स्थगित है, जवाब नहीं देना चाहिए और आपसे स्थगित किया। प्रश्न चिन्ह नहीं होता माननीय सदस्य, प्रश्न व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह नहीं होता, अंकित नहीं बैठे। आप पूछे। प्रश्न संख्या 840। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1 विभाग द्वारा संचालित योजना। मेरे पास माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जवाब आ गया है और आप चाहे तो मैं पूछ लूं, क्योंकि कल भी जवाब में पूरा हो गया और यहाँ भी अत्याचार हो रहा है महिलाओं पर, तो जवाब नहीं देने दे रहे हैं मंत्रियों को। तो आप अगर जवाब दिलवाओ मंत्री जी से तो मैं पूछूं। प्रश्न पूछोगे, जवाब देना उनका है। क्योंकि कल नहीं दिलवाया ना आपने। कल दिलवाया था। ये आसन की व्यवस्था पे नहीं कह सकते हैं, हटा दीजिए। एक मेरा निवेदन था, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आसन की व्यवस्था पे प्रश्न न करें। एक सेकंड। आप एक माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा ये गलत आ गया, मैं यहाँ पर महिला अत्याचार हो रहा है, मेरा कृपया इस पे रिकॉर्ड पे नहीं आवे। चलिए माननीय मंत्री हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहूँगी मंत्री महोदय से कि विदेश में पढ़ने वाले, जो खंड 2 में मैंने सवाल पूछा है, विदेश में पढ़ने जो जा रहे हैं बच्चे, उनके लिए जो यूनिवर्सिटी तय की गई, चयन की गई है, उसके अंदर वो कितनी यूनिवर्सिटी है और कौन कौन से चिकित्सा की, इंजीनियरिंग की, सामान्य जो हैं अलग अलग, वो कितनी हैं और उनके जो मापदंड है वो क्या है, और इसके अलावा उनमें कोई काट छाट की गई है क्या अभी कुछ दिन पहले, जो कि विद्यार्थियों को जिससे नुकसान होगा? मैं ये पूछना चाहती हूँ मंत्री महोदय से। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, बामनवास से आने वाली माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा, प्रश्न का खंड 2 है, जिसमें आपने पूछा उसका उत्तर में विदेश में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं को बंद करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अब माननीय सदस्य ने जो पूछा, मैं उसका उत्तर आपसे निवेदन करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो ये सवाल हायर एजुकेशन से संबंधित, लेकिन फिर भी मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। पूर्व में ये इस योजना का नाम राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना था। हमारी सरकार बनने के बाद में हमने इसका नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पे रखा। पहले इसमें लगभग 500 के करीब जो थे, उसमें प्रावधान था 500 के करीब जो हैं विदेश में हमारे छात्र जो हैं पढ़ने के लिए जाएंगे कोचिंग के लिए। मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, ये निवेदन है, राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में 8 लाख से ज़्यादा के करीब विद्यार्थी अध्ययनरत हैं आज की तारीख में। और जिन 500 के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं, उसके बाद में हमने 300 इसलिए किया क्यों, जिन 500 बच्चों का बजट होता है
वो राजस्थान की कॉलेज में पढ़ने वाले 8 लाख बच्चों से ज़्यादा का बजट होता है। तो क्या आप ये तय करिए कि राजस्थान की कॉलेजों में जो 8 लाख बच्चे पढ़ते हैं उनका भविष्य भी सुधारना जरूरी है, सिर्फ उन 500 बच्चों का? तो इसलिए बजट के मामले में अगर हम लोग देखें तो 8 लाख का जो बजट है उसके बराबर 300 बच्चों का जो बजट है, इसलिए हमने इसमें थोड़ा संशोधन किया है और आने वाले समय में मेरिट के आधार पर यह तय होता है कि किन बच्चों को हम लोग भेजेंगे। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस स्कॉलरशिप योजना के अंदर आम गरीब व्यक्ति राजस्थान का नहीं पहुंच पाता है। बड़े रसूखदार व्यक्ति जो होते हैं वो जो रसूखदार व्यक्ति होते हैं वो अपने बच्चों को विदेश में भेजते हैं। आज आपकी विधानसभा का कोई व्यक्ति जो है, कोई छात्र है, वो पढ़ने के लिए उस स्तर पर नहीं पहुंच पाता क्योंकि उनके पास में अप्रोच नहीं होती है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन करता हूं, ये जो योजना है ये साथ में उन 8 लाख बच्चों के भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए चला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनका पूरा बजट इन 300 बच्चों के बजट के बराबर होता है। आप ही बताएं कि 8 लाख बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल सकते हैं हम लोग का? क्या इन 300 बच्चों को विदेश भेजने के नाम पर क्या कोई गांव का गरीब व्यक्ति जो है अपने बेटे को विदेश में भेज सकता है क्या पढ़ाई के नाम पर? नहीं भेज सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस योजना को और संशोधित करना चाहिए और राजस्थान के 8 लाख विद्यार्थियों के बच्चों के भविष्य के साथ जोड़ा जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सवाल में ही एक सवाल और पूछा था कि कौन से ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनको आपने सेलेक्ट और किया और कुछ को काटा, जिनकी रैंकिंग कम है उनको सिलेक्शन कर लिया है और बाकी जो अच्छी रैंकिंग वाले उनको काट दिया है। ऐसा प्रकरण अगर है तो आप सदन को बताएं। और दूसरा एक और पॉइंट है मेरा राजस्थान के बारे में कि राजस्थान में पिछले 5 सालों के अंदर छात्रवृत्तियाँ बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल पाई, बहुत सारी पेंडेंसी चल रही है। तो केंद्र सरकार की तरफ से पैसा नहीं आया। क्या पिछले 5 साल जिस तरीके से चला, क्या अभी भी इसी प्रकार चलेगा या आप कंटिन्यू बनाएंगे उसको? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि स्कॉलरशिप की योजना है वो मैंने सारी आपको उत्तर में दे दी है। वैसे पूरा बंडल मेरे पास पड़ा, आपको उपलब्ध करवा दूंगा। विशेष रूप से आपने पूछा एसटी का। अब मैं आपको निवेदन करता हूं कि जो एससी, एसटी और ओबीसी की जो स्कॉलरशिप है, स्पेसिफिक एसटी का बताता हूं मैं। एसटी के अंदर इसमें केंद्र की प्रवर्तित योजना का राज्य जो अंश है वो 75% है और हमारी स्टेट गवर्नमेंट का 25% है। अब आप बताइए कि हमारी सरकार को बने हुए 6 महीने हुए। इससे पहले जब आपकी सरकार थी, आपने इससे पहले जो बच्चों की एसटी की स्कॉलरशिप बकाया थी उसमें ऐसा कोई प्रयास नहीं किया सेंट्रल से पैसे लाने का। अब हम ये बता रहे हैं कि वर्ष 2023-24 में संभावित आवेदन जो हमारे पास थे उसमें 401.39 करोड़ रुपए एवं इससे पहले के बकाये जो थे 257.42 करोड़ रुपए की कुल राशि समेत 658.81 करोड़ रुपए के प्रस्ताव जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किए गए थे, जिसमें से हमने 220 करोड़ रुपए अभी तक प्राप्त कर लिए हैं। वो हमारे छात्रों के खाते में हमने दे दिए हैं। और ये जो 257 करोड़ रुपए थे ये आपने आपकी सरकार के समय कोई प्रयास नहीं किया था, इसलिए आ नहीं पाए। हमारी सरकार को 6 महीने हुए और इस 6 महीने में इस बकाया बजट को लाने के लिए एक मिनट इस बजट को लाने के लिए एक मिनट सुनिए हमारे राजस्थान के एसटी समुदाय के जितने भी छात्राएं जो स्कॉलरशिप का लाभ लेते हैं उनको ये बकाया राशि देने के लिए हमने राजस्थान सरकार के माध्यम से, मैंने स्वयं ने पत्र लिखा, हमारे जो एससीएस है उन्होंने पत्र लिखा, माननीय मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुनिए, मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब मंत्री महोदय दे नहीं रहे हैं। दोनों सवालों के जवाब मुझे पहले जो मैंने पूछे हैं रिप्लाई क्वेश्चन उनका आप जवाब दे दीजिए। क्या विश्वविद्यालयों में चेंजेज किया है रैंकिंग के आधार पर? क्या विश्वविद्यालय घटाए बढ़ाए हैं जिनको चयन आपने किया है कि इन विद्यालयों में जाएंगे तो ही हम स्कॉलरशिप देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जब दूसरा सवाल पूछा था तब मैंने एससी, एसटी, ओबीसी के बारे में बताना चाहा, आपने कहा मुझे एसटी के बारे में बताइए। अब जब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमने जो पत्र लिख दिया है संभवतः इसी जुलाई के महीने के अंदर या इसके आसपास में हमारा जो बचा हुआ जो राशि है, ये जो राशि है 438.81 करोड़, ये जैसे ही आती है एसटी समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति के खाते में छात्रवृत्ति चली जाएगी। दूसरा, आपने जो इन विश्वविद्यालय कॉलेज के बारे में पूछा है, मैंने पहले ही माननीय सदस्य आपको निवेदन किया था, ये हायर एजुकेशन का विषय है। हमारी जो विदेश में पढ़ने वाली जो योजना है स्वामी विवेकानंद जी के नाम से हमने जो करी है, ये उस शिक्षा से संबंध में जुड़ा हुआ है। इसके बारे में फिर भी अगर आप मुझे बताएंगे व्यक्तिगत रूप से मैं उस शिक्षा के विभाग से इसकी संपूर्ण जानकारी लेकर आपको उपलब्ध करवा दूंगा। अध्यक्ष जी एक मिनट।
एक तो माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है ना, वो यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है कि पिछली सरकार ने प्रयास नहीं किए। अगर प्रयास किए हुए होंगे तो यहाँ मंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा सदन के अंदर। सबसे पहली बात, मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ कि ये जो एसटी के और ओबीसी की छात्रवृत्ति जो बकाया है, कब से बकाया है, भारत सरकार क्यों नहीं दे रही, वो आप बताइए। एसटी और ओबीसी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले बता दिया था क्या हमने हमारे 6 महीने के इस कार्यकाल में समय समय पर, मैं आपको यही निवेदन कर रहा हूं, हमने ये पत्र क्रमांक डाटा डिटेल दिलवाओ साहब, भाषण नहीं, आप डिटेल दिलवा दो। कब से बकाया, कितनी बकाया, ये बता दें आप। हमने, अरे भाई आपके उससे प्रश्न पूछा है, आने दिए। हमने माननीय अध्यक्ष महोदय वर्ष 23-24 का जो बकाया है, मैं आपको इसकी भी डिटेल मेरे पास में मैं आपको दे देता हूं। मेरे पास में पूरी जो है इसमें बता दो, सिर्फ स्पेसिफिक है, जितना बता रहे हैं उतना जवाब दिलवा दो, फिर अलग से आइए। मैंने इसमें ये उत्तर दिया है कि अभी तक 438.1 करोड़ रुपए बकाया है। वो हमारे पास इसी जुलाई के अंदर कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से, आचार संहिता के कारण, नया मंत्रिपरिषद बनने के कारण नहीं आई है। इसके लिए हमने पहले से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने और हमारे विभाग ने पत्राचार करके और व्यक्तिगत हमारी टीम को हमने भेजा है सेंट्रल में, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से वो नहीं हुआ। लेकिन मैंने अभी बताया इसी जुलाई माह के अंदर संभवतः, अभी हमारी लेटेस्ट बात हुई है, हम लगातार प्रयास करेंगे वो जल्दी हमारे एसटी के जो छात्र हैं, भाई हैं, उनके खाते में आ जाए ताकि उनको लक्ष्मण दे सकें। लक्ष्मण, प्रश्न संख्या 50। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, बस्सी से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि प्रदेश में विगत 1 वर्ष में उचित मूल्यों के दुकानदारों के विरुद्ध कुल 1560 शिकायतें प्राप्त हुई है। जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2 विधानसभा क्षेत्र बस्सी में विगत 1 वर्ष में कुल 2 राशन डीलरों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई है। उक्त शिकायतों में राशन डीलरों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार है। एक नंदकिशोर मीणा, जिनका प्राधिकर पत्र निलंबित है। दूसरा श्री भगवान साय, नोटिस जारी किया गया है। और खंड 3 वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि ये जो एग्जिस्टिंग शॉप्स है राशन की, उनके अलावा भी कोई और नई दुकानें खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है या नहीं है? माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि अभी हम पूर्व में ये जवाब दिया कि हम आवंटन सलाहकार समिति का गठन करने के बाद आपके भी यदि विधानसभा क्षेत्र में कहीं आपको आवश्यकता है तो आप जरूर सुझाव दीजिए, हम उस पर जरूर अमल करेंगे। श्री उदयलाल भडाना। प्रश्न संख्या 1314। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र मंडल में बिला नाम एवं चारागाह भूमियों पर 215 अवैध कोयला भट्टियों संचालित थी, जिनमें से 82 अवैध कोयला भट्टियों को मौके पर बंद करवा दी गई हैं एवं शेष के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर नियम अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सूची परिशिष्ट ए पर संलग्न है तथा निजी खातेदारी भूमियों पर अवैध कोयला भट्टियों के संबंध में सर्वे कराया जा रहा है। खंड 2, जी हाँ, कोयला भट्टियों से होने वाले प्रदूषण से फसलों तथा पेड़ पौधों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वन विभाग एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को अवैध कोयला भट्टियों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर राजस्व विभाग एवं संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। विधानसभा क्षेत्र मंडल में बिला नाम एवं चारागाह भूमियों पर 215 अवैध कोयला भट्टियों संचालित थी, जिनमें से 82 अवैध कोयला भट्टियों को मौके पर बंद करवा दी गई एवं शेष के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर नियम अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सूची परिशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड 3, जी हाँ, सामान्यतः अंग्रेजी बबूल जो जूली फ्लोरा के नाम से प्रचलित है, वह अन्य पेड़ों से कोयला बनाया जाता है। पेड़ों की अवैध कटाई के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर राजस्व विभाग, संबंधित जिला कलेक्टर एवं उप वन संरक्षक द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। वन मंडल भीलवाड़ा के अधीन वन कर्मियों द्वारा नियमित रूप से सतत गश्त करते हुए यह सुनिश्चित किया जाता है कि वन क्षेत्र के आसपास कोई कोयला भट्टी संचालित नहीं है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय,
आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जैसा आपने बताया 215 भट्टी संचालित है, लेकिन वहां पर मांडल विधानसभा के अंदर ही करीब 5000 कोयले की अवैध भट्टियां संचालित है और पूरा भीलवाड़ा जिले में करीब 20,000 के पास भट्टियां हैं। और आप सब लोगों को, सदन वालों को भी ज्ञात होगा कि पिछले 7-8 महीने पहले एक अवैध कोयला भट्टियों के द्वारा वहाँ बहन तोला गुजर की बलात्कार करके निर्मम हत्या करके उस भट्टी में जला दिया गया था। ये भट्टियों के द्वारा जो भट्टी वाले होते हैं वो गलत तरीके से इलीगल काम भी करते हैं। तो मैंने जब आवाज़ उठाई मेरी विधानसभा में, जब मैं विधायक नहीं था, तब मेरे ऊपर भी करीब 700 लोगों ने लुवारिया गांव में भट्टी वालों ने मेरे पे जानलेवा हमला किया, लेकिन ये गनीमत रही, भगवान का आशीर्वाद रहा तो मैं जानलेवा हमले में बच गया। लेकिन अगर ये गलत काम करते हैं, इसकी आवाज़ उठाना गलत है, तो सरकार क्या कदम उठा रही है? और 215 नहीं, पूरे 5000 बेटियाँ तो है। और इससे एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम लगाकर माननीय सदस्य भाषण नहीं प्रश्न पूछे। हाँ, तो ये 215 भट्टियाँ नहीं है, 5000 भट्टियाँ हैं और इनको कब तक ध्वस्त कर दिया जाएगा? ये प्रश्न माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो ये प्रश्न राजस्व विभाग से संबंधित है, क्योंकि मेरे नाम नामित हुआ है। मैंने माननीय सदस्य की प्रश्न को और उनके जो इनकी भावना को देखते हुए मैंने वहाँ के जो कलेक्टर साहब हैं उनसे बात करी है और कलेक्टर साहब ने मुझे आश्वस्त किया है कि 1 महीने के अंदर अंदर जो भी अवैध भट्टियाँ हैं उनको तोड़ करके, भट्टियों से उन्मूलन करके उस क्षेत्र को मुक्त कर दिया जाएगा। श्री मनीष यादव। प्रश्न संख्या 2041 उत्तर प्राप्त हो गया। मैं पूरक प्रश्न पूछने की चलिए, पूरक प्रश्न पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022 में 19.58 लाख आवेदन खाद्य सुरक्षा के प्राप्त हुए, जिनमें से 13.90 लाख अभी भी लंबित है तथा उसके बाद भी लगभग 15 लाख ऐसे गरीब परिवार हैं जो खाद्य सुरक्षा से वंचित हैं, जो अभी भी खाद्य सुरक्षा पोर्टल खुलने का इंतजार कर रहे हैं। और पिछले 2 वर्ष से केंद्र में जो केंद्र की सरकार है तथा राज्य में 7 महीने से आपकी सरकार है, तो इनके खाद्यान्न की आपकी सरकार ने क्या व्यवस्था की, जबकि आपने उत्तर में इस सारे मसले को प्रक्रियाधीन बताया है, जबकि अब तक 7 माह में एक भी नए परिवार को आपने राशन नहीं दिया है? कृपया उत्तर दें। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय शाहपुरा से आने वाले सदस्य को बताना चाहूँगा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 4 करोड़ 46 लाख की राजस्थान की जो सीलिंग है, उसमें 4 करोड़ 35 लाख लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। बाकी जो आपने 10.5 लाख बताए जो वंचित स्थान हैं, उसमें सरकार ने आते ही 1,66,000 जो सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी विशेष योग्यजन हैं उनका नाम जोड़ दिया गया। DOIT में अगले 2-4 दिन में ही वो सूचीबद्ध हो जाएंगे। और 23,172 जो भारत सरकार के निर्देश से जो शहरिया जनजाति है, जो PVTG पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है, उनके नाम जोड़ने की प्रक्रिया अंतिम चरण में। तो ये लगभग 2 लाख नाम ये लोग जुड़ रहे हैं और 1.5 लाख लोग जो कि 44,374 विशेष योग्यजन हैं, जिन्होंने आधार कार्ड से, जन आधार से अभी तक सैंपलिंग नहीं कराई, अपना EKYC नहीं कराया, वो कराएंगे। तो लगभग 1.5 लाख वो भी लोग नए जुड़ेंगे। फिर लगभग जो आप 10.5 लाख में बता रहे हो, 7 लाख स्थान हमारे पास रिक्त रहेंगे। और 7 लाख जो रिक्त स्थान है लाभार्थियों को जोड़ने के लिए, उसमें जो 13,90,000 आवेदन प्राप्त हैं उनको जोड़ने की प्रक्रिया जारी है और जल्दी ही उसको जोड़ दिया जाएगा 7 लाख को। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक एक भी परिवार नया नहीं जोड़ा गया है। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि आपने संकल्प पत्र अनुसार 5 वर्षों के लिए सभी गरीब परिवारों को, जो राजस्थान में जितने गरीब परिवार हैं, उन सभी गरीब परिवारों को मुफ्त राशन देने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमने गरीब कल्याण को आधार बनाया है और हम सत्ता का माइंडसेट नहीं, सेवा का माइंडसेट लेकर के आए हैं। तो ऐसे में मैं जानना चाह रहा हूं कि 2 वर्षों से ऐसे गरीबों को हक उनका क्यों नहीं मिल पा रहा है? तो आप घोषणा पत्र में तो कह रहे हैं कि सभी गरीब परिवारों को राशन देंगे, तो ऐसे में आपका संकल्प पत्र, घोषणा पत्र झूठा है। प्रश्न पूछिए, भाषण नहीं। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। अब प्रश्न का पूछ रहे हैं। आपने संकल्प पत्र अनुसार 5 वर्षों के लिए सभी गरीब परिवारों को मुफ्त राशन देने की घोषणा की है, जबकि आपने प्रश्न संख्या 2 के जवाब में कहा है कि वर्तमान में 2024-25 में संकल्प पत्र में पृथक से लक्ष्य निर्धारित नहीं है। तो ऐसे में आपका संकल्प पत्र असत्य है या आपका जवाब असत्य है? आप ही जवाब दे रहे हो। प्रश्न पूछो।
मैंने प्रश्न पूछा है। नहीं, मैं अगला प्रश्न पूछ रहा हूं। और खाद्य सुरक्षा का पोर्टल कब खुलेगा, जब गाँव में लोग इंतजार कर रहे हैं, प्रश्न पोर्टल पूछो। का इंतजार कर रहे हैं। प्रश्न पूछो। हो गया? ये आप प्रश्न ही है बताइए। सर। माननीय मंत्री महोदय, ये प्रश्न ही है। अरे हो गया प्रश्न, पूछे। ये प्रश्न उत्तर आने दीजिए। माननीय एक बार भी नहीं खुला। पोर्टल कब खुलेगा अरे साहब? माननीय गरीब परिवार इंतजार कर रहे हैं। आपने पूछा तो माननीय शाहपुरा चैनल सदस्य को बताना चाहूँगा, वास्तव में प्रधानमंत्री जी की आपने ये प्रशंसा ही करी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 82 करोड़ देशवासियों को और आगामी 5 सालों के लिए जो 12 लाख करोड़ की घोषणा की गई, आप सुनिए, जवाब सुनिए, आप सुनिए। अरे वही तो पूछ रहे हैं, वही पूछा आप जवाब सुनिए। श्री जुबेर, माननीय जुबेर जी, भाभी जी अच्छा जवाब देती थी। आप बैठिए, आप खड़े होते रहे तो भाभी जी ठीक है, बैठिए। अरे आपके बात बिना अनुमति के सुनने दीजिए, बिना अनुमति के नहीं हो गया। श्री गोपाल शर्मा। अध्यक्ष जी, श्री गोपाल सिंपल सी शर्मा, बात है, सिंपल सी। 5 पोर्टल की तारीख बता दें कब खुलेगा। पूरा राजस्थान तरसते, गरीब तरसते, गरीब कल्याण की बात हो रही है। पोर्टल तो बता दो कब खोलोगे, तारीख बता दो, तारीख पूछे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या। मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से पूरी तरह से संतुष्ट हूं। तथ्यपरक जवाब है। एक पूरक प्रश्न है साथ में कि 2014 से मेट्रो फेज 2 का विषय चल रहा है। 2014 में 2000 में इसके लिए डीपीआर तैयार हुई, लेकिन अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सका, क्योंकि पिछली सरकार को 3 वर्षों तक अनुमोदन करने के लायक विषय नहीं बन मिला था, जो जवाब में है। आप प्रश्न पूछो। मेरा प्रश्न ये है आप प्रश्न पूछो कि जब इस सरकार ने, वर्तमान सरकार ने अंबाबाड़ी से स्कीम को विद्याधर नगर तक बढ़ा दिया है, तो क्या पिछली जो डीपीआर है इसके अनुसार कुछ काम आगे बढ़ेगा या नए सिरे से सारा विचार किया जाएगा? माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सदन को अरे बीमार कोई नहीं अवगत कराना चाहूँगा। मुझे आपको ठीक रखना है, मेरी जिम्मेदारी आपको दरवाजा कि दोनों को ठीक जयपुर रखना है। मेट्रो ने, अरे हाँ बोलिए, उत्तर दीजिए, आप बोलिए ना, आपने बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अरे बैठिए, अंकित नहीं हो, ये बीच में बोलोगे तो। माननीय सदस्य आप तो बोलिए, उत्तर दीजिए। अरे हमको हर चीज का मालूम है, आप जो भी पूछेंगे उसका संपूर्ण जवाब मिलेगा। आपका प्रश्न लगे, आप पूछ लेना। यहाँ किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं है। अरे आप तो उत्तर दीजिए। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय विधायक और सदन को अवगत करवाना चाहूँगा कि जयपुर मेट्रो ने संभावित मार्गों पर विस्तार हेतु सर्वे डीपीआर के लिए ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट सलाहकार की नियुक्ति हेतु दिनांक 6/7/2024 को निविदा जारी की गई है। सलाहकार द्वारा सर्वे उपरांत फिजिबल मार्गों पर डीपीआर तैयार करवाई जाएगी और इसके बीच में माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा जो भी सुझाव सकारात्मक हमें मिलेंगे उनको भी हम डीपीआर में शामिल करवाने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया। अगला प्रश्न है श्री मेरा पूर्वक प्रश्न है श्री चेतन पटेल। माननीय परिवहन मंत्री जी। प्रश्नकाल समाप्त। मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री किरोड़ी लाल सदस्य विधानसभा द्वारा 16वीं राजस्थान विधानसभा के द्वितीय सत्र में अपरिहार्य कारणों से सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाहिए। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान करें? आज अनुमति प्रदान की गई। दिनांक 12 जुलाई को 24 को यह अनुमति प्रदान की गई। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। श्री मनोज कुमार सादुलपुर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सादुलपुर में बीमा कंपनी द्वारा मनमाने तरीके से आपत्तियां दर्ज कर बीमा क्लेम के भुगतान बाधित किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में
श्री श्रवण कुमार सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सूरजगढ़ में स्वीकृत महाविद्यालय के भवन का निर्माण एवं कार्मिकों की नियुक्ति नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री हरिमोहन शर्मा एवं 13 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में राजस्थान पंचायत सरपंच संघ की लंबित मांगों का निस्तारण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गणेश गोगरा सदस्य की ओर से नाना भाई खाट राजकीय जनजाति बालक आश्रम छात्रावास का भवन जर्जर अवस्था में होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रविंद्र सिंह भाटी सदस्य की ओर से प्रदेश के स्थानीय युवाओं को बहुराष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री ललित यादव सदस्य की ओर से प्रदेश में छात्र संघ चुनाव पर लगी रोक न हटाए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री चंद्रभान सिंह चौहान सदस्य की ओर से नरेगा अंतर्गत कार्मिकों के नियमितीकरण एवं दुर्घटनाग्रस्त होने पर राहत नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री पूसाराम गोदारा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ के नवीन क्रमोन्नत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पदों का सृजन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। श्री हरीश चौधरी सदस्य की ओर से श्री जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के इंजीनियरिंग संकाय को अलग कर एमबीएम विश्वविद्यालय बनाने के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री थावरचंद सदस्य की ओर से प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को विगत 3 वर्षों से छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री घनश्याम एवं 11 अन्य सदस्यों की ओर से करौली जिले के मासलपुर आगरा रोड के ग्राम भोजपुर स्थित वन विभाग की चौकी में 9 वर्षीय मूक बधिर बालिका के साथ किए गए अमानवीय कृत्य की जांच सीबीआई से करवाए जाने के भाई माननीय सदस्य माननीय मंत्री महोदय श्री मनीष यादव सदस्य की ओर से मेरे विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा एवं पूरे प्रदेश में बंदरों के आतंक से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य हरीश चौधरी, श्री थावरचंद, श्री घनश्याम एवं श्री मनीष यादव को उनके प्रस्ताव के विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं श्री रामविलास सदस्य की ओर से जयपुर डेयरी में कार्यरत ठेका कर्मियों को संविदा कर्मी मानते हुए नियमित भर्ती में बोनस अंक दिए जाने के संबंध में श्रीमती गीता बरवड़ सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र भोपालगढ़ के ग्राम नांदड़ा खुर्द में हुई हत्याओं एवं बिलाड़ा के गांव राव नियाणा में दलित नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के संबंध में श्रीमती कल्पना देवी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र लाडपुरा के नगर निगम कोटा उत्तर एवं दक्षिण अंतर्गत आने वाले नालों की सफाई नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री जबर सिंह सांखला सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र आसीन में पानी की कमी के कारण हो रहे किसानों के पलायन को रोकने हेतु ठोस कार्य योजना बनाकर जलापूर्ति किए जाने के संबंध में श्री सुरेश गुर्जर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र खानपुर के ग्राम लड़ानिया के टोल बूथ से स्थानीय निवासियों को हो रही परेशानियों के संबंध में श्री हरि सिंह रावत सदस्य की ओर से प्रदेश में निजी संस्थाओं के माध्यम से नरेगा के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्य को वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किए जाने के संबंध में श्री हाकिम अली खां सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर के रामगढ़ कस्बे से गुजरने वाले NH 52 पर अंडरपास का निर्माण करवाए जाने के संबंध में श्री रितु बानावत सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बयाना के उपखंड रूपवास में जल जीवन मिशन अंतर्गत हर घर जल योजना का कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण किए जाने के संबंध में श्री राम साहे वर्मा सदस्य की ओर से प्रदेश में अवैध बजरी खनन के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में श्री संदीप शर्मा सदस्य की ओर से कोटा शहर में नमामि गंगे योजना अंतर्गत करवाए गए सीवरेज कार्य में हुई अनियमितताओं की जांच करवाकर कार्रवाई किए जाने के संबंध में श्री मनोज कुमार सादुलपुर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सादुलपुर में
जल जीवन मिशन योजना की पाइपलाइनें डालने से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत करवाए जाने के संबंध में श्री विद्याधर सिंह सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़ रेनवाल कस्बे के गंदे पानी की निकासी हेतु समुचित बजट आवंटित किए जाने के संबंध में श्री राजेंद्र सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र महुआ के उकरूंद में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों द्वारा कनेक्शन जारी करने में की गई अनियमितताओं के संबंध में श्री अमृतलाल मीणा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सलूम्बर की विद्युत लाइनों को व्यवस्थित किए जाने के संबंध में श्री श्रवण कुमार सदस्य की ओर से प्रदेश में कुआं शिफ्ट योजना पुनः प्रारंभ करवाए जाने के संबंध में माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। पर्ची आज दिनांक 12 जुलाई को शून्यकाल में बोलने हेतु 42 पर्चियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं जो निम्नानुसार है। श्री कालीचरण सराफ 22 गोदाम सुदर्शनपुरा एवं करतारपुरा औद्योगिक क्षेत्र को आबादी से अन्यत्र स्थानांतरण करने के संबंध में श्री डूंगर राम केदर सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र खातेदारी एवं चकबंदी करने बाबत श्री केसराम चौधरी प्रदेश में हो रहे नाबालिग और बालिका बच्चियों के मुकदमे एवं गुमशुदगी से समाज में फैल रहे असंतोष के संबंध में श्री छगन सिंह राजपुरोहित सियाणा को उप तहसील बनाने के संबंध में श्री हरीश चौधरी। व्यवस्था का प्रश्न है। बैठिए, मैंने व्यवस्था दे दी है। हाँ, एक मिनट हरीश। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपकी अनुमति से मैं कहना चाहूँगा और आसन का और सदन का ध्यान इस और आकर्षित करना चाहूँगा कि पिछले कुछ समय से प्रदेश के अंदर पंचायती राज और नगर पालिका के जो चुनाव हैं उनके अंदर प्रशासन के द्वारा माननीय ये नियम है 0 ओवर जैसे समाप्त हो सबसे पहले आपको अनुमति दूंगा। ठीक। माननीय हरीश चौधरी। माननीय बैठिए, मैंने पुकार लिया है। आप मुझे पता है आप क्या स्थगन नहीं आ सकता, ठीक है। आप इस बार सप्ताह में एक बार आ चुके हो, एक सप्ताह में एक मिलता है। नहीं बोलने का नहीं, आप बोलिए। आप बैठिए, इनका अंकित नहीं, आपके सदस्य बोल रहे हैं। अरे आपके सदस्य बोल रहे हैं, बैठिए, इनका अंकित नहीं हो, आप बोलिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आप बोलिए। आपने मुझे नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव में बोलने की इजाजत दी। अध्यक्ष महोदय, 2021 में जैन विश्वविद्यालय से एक अलग विश्वविद्यालय बनाने का सरकार ने फैसला लिया, MBM विश्वविद्यालय का। अध्यक्ष महोदय, उसी विश्वविद्यालय की जमीन को 2 टुकड़े कर उन्हीं भवनों को 2 टुकड़े कर और अध्यक्ष महोदय वो संकाय जो जयनारायण विश्वविद्यालय के अंदर संकाय थी, वो संकाय क्या MBM विश्वविद्यालय के अंदर संकाय खोलने की अनुमति देकर किसी भी प्रकार का कोई भी न्यायोचित तर्क नहीं था। जो MBM विश्वविद्यालय खोला गया उसमें ये कूतर्क दिया गया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी बनाया जाएगा। ये भी कूतर्क दिया गया कि जो एलुमनाई एसोसिएशन है MBM कॉलेज की, वो वित्तीय तौर पर सहायता करेगी। अध्यक्ष महोदय, आज उस विश्वविद्यालय के 3 वर्षों के बाद क्या हालात बने हुए, वो दोनों के दोनों विश्वविद्यालय के अंदर 99% शिक्षक से कोई भी जाकर पता कर ले कि वो दोनों के दोनों विश्वविद्यालय आज अंतिम सांसें ले रही है। विश्वविद्यालय के अंदर उन कक्षाओं में सन्नाटा नहीं है, हमारे युवाओं के भविष्य का सन्नाटा, इस प्रदेश के भविष्य का सन्नाटा, क्योंकि वहां कोई कक्षा भी नहीं लग रही। अध्यक्ष महोदय, जो वहां के प्रोफेसर रिटायर्ड हुए हैं, उन प्रोफेसर्स को आज पेंशन नहीं मिल रही है। आज हमारे राष्ट्र के निर्माण और राज्य के निर्माण के लिए सबसे अहम भूमिका किसी की हो सकती है तो उन प्रोफेसर्स की हो सकती है। उन प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर्स को वहां पर फुटपाथ के ऊपर लाकर हमने बैठा दिया है, वो अनशन कर रहे हैं। वो प्रोफेसर फुटपाथ पर नहीं आए हैं। अध्यक्ष महोदय,
हम लोगों का भविष्य फुटपाथ पर आया हुआ है। आज विश्वविद्यालय का मूल कार्य शोध है। उस मूल शोध कार्य की सहायता के लिए शैक्षणिक कार्य होता है और शैक्षणिक कार्य का आकलन करने के लिए परीक्षा होती है। उस विश्वविद्यालय के अंदर आज किसी भी प्रकार के, दोनों विश्वविद्यालयों में शोध कार्य नहीं हो रहा है। दोनों विश्वविद्यालय के अंदर आज कोई शैक्षणिक कार्य नहीं हो रहा है। सिर्फ परीक्षा के नाम पर यह संस्थाएं आज चल रही है। मेरा आपसे ये निवेदन है कि किसी भी प्रकार की हम लोग दोषारोपण करने की जगह विश्वविद्यालय जो MBM विश्वविद्यालय एक्ट 10/2021 को विलोपित कर आवश्यक अधिनियम विधानसभा में लेकर आई। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। श्री कहाँ के महावीर जी कहाँ गए? जवाब दिलाओ, कल दिलाया था जवाब दिलाओ। एक सेकंड सर, आपने नई परंपरा डाली, दिलाओ जवाब। कहाँ दूसरा कहाँ है? अच्छा, श्री थावरचंद। अरे श्री थावरचंद नहीं। श्री घनश्याम अपनी सीट से। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का जो अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र गांव दादनपुर की डिम्पल मीना मूक बधिर के साथ जो घटना हुई, पहले उसके साथ बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 1 महीना से ज़्यादा का प्रकरण है और 1 महीने से इसमें कई जगह हिंडौन में, करौली जिला हेडक्वार्टर पर सब जगह धरना प्रदर्शन दिया गया, पर सरकार की तरफ से इस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जयपुर में भी शहीद स्मारक पर इसमें उनके परिवारजनों के और आदिवासी लोगों के द्वारा कई बार धरने दिए गए। बच्ची के साथ जिस तरह की घटना हुई है, उसको अपने नीचे से जलाया गया है। अगर कोई व्यक्ति अगर जलता है तो उसके हाथ जलते, ऊपर के हिस्से जलते, बात जलते हैं। तो इस घटना को देखते हुए ऐसा लगता है कि जो लोग इसमें लिप्त है, दोषी है, उनको पकड़ के और उसको बांध कर जलाया गया है। बच्ची के जो गुप्तांग है और नीचे का जो स्थान है पूरी तरह से जला दिया गया है। पुलिस के बयान जो आ रहे हैं वो बार बार भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। 3 बार पुलिस ने प्रेस नोट जारी किया है। एक बार उनने कहा है कि बच्ची तेजाब से जली है। दूसरी बार प्रेस नोट जारी किया गया है कि वो पेट्रोल से जली गई है। और तीसरी बार IG का जो प्रेस नोट आया है उसमें कहा गया है कि बच्ची की जहर देने से मृत्यु हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा और आपके माध्यम से सरकार से ये चाहता हूँ कि इस मामले में डिम्पल मीना को न्याय मिले और CBI से जांच होनी चाहिए। हम लोगों ने वहाँ करौली में बहुत सारे हजारों लोगों ने धरना दिया और कहा कि जिला कलेक्टर ने सरकार को ये लिखित में भी दिया है कि इस मामले की CBI जांच होनी चाहिए। सरकार को एक क्या परेशानी है इसको CBI की जांच कराने में? एक आदिवासी बच्ची जो मूक बधिर है, बोल सकती नहीं, सुन सकती नहीं, ऐसी स्थिति में सरकार को कौन सी परेशानी है कि इस मामले में CBI की जांच नहीं कराई जा रही है? आदिवासियों से इतनी नफरत क्यों है? इस सरकार को इतनी ईर्ष्या क्यों है? आदिवासियों के कोई प्रकरण का मामला हो, चाहे आप किसी और प्रकरण में भी देख लो, आप आदिवासियों के बच्चों को जो बोला गया उसको एक्सपेंस किया जाए। सरकार इस गलत बोला गया, खोलने को तैयार, गलत बोल रहे हैं आप, ऐसी स्थिति गलत बोल रहे हैं आप। ऐसी स्थिति में सरकार ऐसे गैर जिम्मेदार कमेंट मत करिए अपनी। कि जैसे श्री मनीष यादव, श्री मनीष यादव, ये ठहराना मना है। श्री मनीष यादव। अध्यक्ष महोदय, हो गया विषय आपका? मुझे विधानसभा बात आ गई रिकॉर्ड में, आपकी बात रिकॉर्ड में आ गई। मनीष यादव। अध्यक्ष महोदय, नाम पुकार लिया है मुझे विधानसभा, मैंने नाम पुकार लिया है, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, मुझे विधानसभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव पर प्रदेश में बंदरों के काटने एवं जनहानि के लोगों में भयंकर आतंक के संबंध में आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में नगरपालिका क्षेत्र हो या गांव जो हमारी ग्राम पंचायतें हो,
वहाँ या फिर प्रदेश में भी मेरे को कई जगह पर अभी हमारे साथी विधायकों ने भी, मैंने जब राय करी तो सबने बताया कि बंदरों का जिस प्रकार का आतंक मेरे विधानसभा क्षेत्र में है, भले ही महिलाएं हो, भले ही बच्चे हो, भले ही बुजुर्ग हो, हर व्यक्ति बंदरों के आतंक से परेशान है। ऐसे हालात, ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि कई बार बच्चे विद्यालय में जा रहे होते हैं और उन पर छीना झपटी बंदरों की टोलियां बनाकर की जाती है। बुजुर्ग जो छत पर टहल रहे होते हैं, महिलाएं जो होती हैं जो छत पर टहल रही होती है, कई केसों में तो ऐसी स्थिति आई है कि किसी की छत से गिर कर के जान भी जा चुकी है। ऐसे हालात, परिस्थिति मेरे क्षेत्र में बने हुए हैं कि जहां पर भी हम जाते हैं, जहां पानी बिजली की जनता बात करती है, लेकिन बंदर की समस्या के बारे में ज्यादा बात इस विषय पर करती है। चर्चा नहीं होती, सारा प्रांत को पता है। आपको अगली बात, हाँ नहीं, इसी में एक ही व्यक्ति बोलता है नो 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 रिकॉर्ड। मैं इस विषय पर बैठिए, नो आई से नो, बैठिए, किसी को अनुमति नहीं है। मैं इस विषय पर बोल रहा है, अरे उनका स्थगन लगाए। इस आतंक, मैं आपका ध्यान आकर्षित इसलिए करना चाह रहा हूं कि मैं एक रिकॉर्ड बताऊं कि वर्ष 2023 में मेरे विधानसभा क्षेत्र के राजकीय अस्पताल जितने भी हैं, उनमें बंदर के काटने के कारण 695 लोगों को एंटी रेबीज का टीका लगाया गया है। आप देखेंगे कि 2024 में 1 जनवरी से 30 जून तक 516 लोगों को मेरे विधानसभा क्षेत्र में एंटी रेबीज का टीका लगाया गया है। और आश्चर्यजनक रूप से इस समय, क्योंकि ये ऐसा मौसम है जिसमें बहुत वृद्धि इनमें हुई है, तो मेरा सदन से आग्रह माननीय अध्यक्ष महोदय कि इस संदर्भ में कोई राज्य के हित में कोई ठोस नीति बनाई जाए, कार्य योजना बनाई जाए, जिनसे आम जनता को बंदरों के आतंक से भी मुक्ति मिल सके, राहत मिल सके। साथ में कोई ऐसी नीति बनाई जाए जिसमें बंदरों के पूरे राजस्थान की संरक्षण को, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इसका संज्ञान लेकर के इसके उपाय तय करें। श्री रामविलास, आप बैठिए। श्री रामविलास, माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने पहले बैठते थे उससे ज्यादा है। उपरोक्त विषय अंतर्गत राजस्थान विधानसभा जितने पहले बैठते थे उससे ज्यादा है। माननीय आप डायरेक्शन दे, नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से नहीं दे रहे। माननीय डेयरी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर अनुरोध करता हूं कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी विभागों में कार्यरत ठेका कर्मियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए राज्य सरकार द्वारा ठेका प्रथा खत्म करने के आदेश जारी हमारे मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किए गए हैं। इन सबके बावजूद राज्य में दूध उत्पादक सहित दूध प्रोडक्टों के प्रोसेसिंग व बनाने में संघ जयपुर डेयरी सहित राज्य के सभी दूध संघों के ठेका कर्मियों द्वारा पिछले में संघ जयपुर सहित 30 वर्षों से कार्य पूरी ईमानदारी व पूर्ण निष्ठा से संपादित किया जा रहा है। इनके साथ जयपुर दूध संघ की कार्य व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। इन ठेका श्रमिकों की संविदा कर्मी कब माना जाएगा? इन ठेका श्रमिकों ने अपना पूरा जीवन जयपुर डेयरी की सेवा में समर्पित कर दिया है। जो 15 से 22 वर्षों से दुग्ध संघ की सेवा में लगे हुए हैं, उन्हें संविदा कर्मी आज दिनांक तक नहीं माना। ये तो जयपुर डेयरी के कार्यरत ठेका श्रमिकों के साथ अन्याय है। अतः जब तक जयपुर डेयरी में भर्ती नहीं होने तक इन कर्मियों को संविदा कर्मी माना जाए तथा नियत भर्ती में इन्हें बोनस अंक दिए जाए तथा आयु सीमा में छूट का प्रावधान किया जाए, क्योंकि इस संस्था में कार्य करते हुए ओवर एज हो गए हैं। माननीय इन ठेका कर्मियों के साथ न्याय हो सके, इस हेतु मैं पुनः माननीय डेयरी मंत्री महोदय एवं सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। श्रीमती गीता बरवड़, श्रीमती गीता बरवड़। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा भोपालगढ़ के ग्राम नांदरा खुर्द में स्वर्गीय मांगीलाल जाट की धर्मपत्नी व उनकी पुत्री की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई।
2 बच्चियों को भी पानी की टांका में डालकर हत्या कर देने से हृदय विदारक घटना है। इस घटना को संज्ञान में लेकर उसका गहनता से अनुसंधान, दोषियों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई कराए। श्रीमान, अभी सारा गांव ये जब मैंने क्वेश्चन लगाया उस दिन मथुरा दास हॉस्पिटल में पूरा गांव धरने पर बैठा था। इनको न्याय दिलाया जाए। साथ ही श्रीमान, मेरे विधानसभा क्षेत्र भोपालगढ़ के पास ही बिलाड़ा विधानसभा ग्राम रावनिया राणा में 26/6/2024 की रात को एक दलित नाबालिग लड़की को अपराधी घर से उठाकर ले गए और उनके साथ सामूहिक बलात्कार कर उन्हें सुबह घर के बाहर सड़क पर घायल अवस्था में फेंकने की घटना निंदनीय है। श्रीमान, लोक लाज के भय से पीड़िता ने कीटनाशक पी लिया, जिससे उसकी हालत और बिगड़ गई। पीड़िता गंभीर अवस्था में मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में उपचाराधीन है। ये जघन्य अपराध है, अमानवीय कृत्य है। घटना के कारण क्षेत्र के कई लोगों एवं अनुसूचित जाति समाज में रोष है। श्रीमान, दुष्कर्म के आरोपियों को नामजद है एवं उनके साथियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई करें। श्रीमान, प्रदेश में दिनों दिन बढ़ते अपराध में बहुत ही चिंता का विषय है। धन्यवाद। श्रीमती कल्पना देवी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे विधानसभा के नियम 295 के तहत बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र के शहरी क्षेत्र के में नगर निगम कोटा उत्तर एवं दक्षिण में बरसात से पूर्व नालों की सफाई कराने हेतु नगर निगम को कई पत्रों एवं मौखिक रूप से अवगत कराया गया था, किंतु मॉनसून पूर्व नाले साफ नहीं होने से एक ही बारिश में नाले उफन पड़े और बस्तियां एवं दुकानों में पानी भराव की समस्या सामने आई है। शहर में प्री मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है और अब मानसून ने भी दस्तक दे दिया, लेकिन विभाग द्वारा नालों की सफाई का कार्य पूरा नहीं हो सका है। अधिकारी केवल कागजों में ही नाले एवं नालों की सफाई कर रहे हैं। नाले चौक होने की समस्या प्रतिदिन आ रही है। कॉलोनी में जल भराव की स्थिति होने से संक्रामक बीमारी फैलने की भी संभावना है। यदि समय रहते नालों की सफाई नहीं की जाती तो सड़कों एवं बस्तियों में पानी भरना तय है, जिससे क्षेत्रवासियों की जान एवं माल को नुकसान होने की भी संभावना रहेगी। मेरा निवेदन है, विधानसभा क्षेत्र लाडपुरा के नाले बोरखेड़ा से नया नोरा, देवली अरब, बोरखेड़ा पेट्रोल पंप से बख्शी स्कूल, बोरखंडी, मानपुरा, सूरसागर, प्रेम नगर, गिरधरपुरा, रोटेदा मेन रोड से नया गांव कच्ची बस्ती तक, सोगरिया से चंद्रेसल, कोटड़ी, बजरंग नगर, अक्षरधाम कॉलोनी, छावनी, रामचंद्रपुरा तथा अटवाल नगर, बोरखेड़ा, थेकड़ा, जयश्री विहार, सूरसागर आदि के नालों की सफाई अति शीघ्र करवाने का श्रम करावें। धन्यवाद। श्री जब्बर सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा नियमों के नियम 295 के तहत बोलने का मौका दिया। उपरोक्त विषय में सादर निवेदन है कि मेरी विधानसभा क्षेत्र आसिंद हुरडा में पिछले 35 से 40 साल से अकाल पड़ रहा है। वर्षा की कमी के कारण यहाँ के किसानों व्यापारियों की स्थिति बहुत ही खराब है। मेरी विधानसभा के आम मजदूर, आम किसान पलायन कर चुके हैं। गुजरात, महाराष्ट्र व अन्य प्रदेशों में जाकर मजदूरी करने को विवश है। यहाँ पर खारी बांध है, जिस पर खारी नदी है तथा मानसी व नेखाड़ी नदी सहित 3 नदियाँ हैं जो पिछले कई वर्षों से सूखी पड़ी है। मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस क्षेत्र की जनता की इस उचित व वाजिब मांग को मानते हुए इन तीनों नदियों को ERCP में या अन्य किसी भी डैम से जो सरप्लस पानी होता है उसमें जोड़कर क्षेत्र की जनता को अकाल से निजात दिलाने की कृपा कराएं। खारी नदी राजसमंद के दिवेर के पास से शुरू होती है, जो देवगढ़ के सोपरी डैम को बढ़ते हुए खारी डैम से होते हुए गुलाबपुरा, विजयनगर सहित हजारों गांव, ढाणी, मजरों, खेड़ों को प्रभावित करती है। अतः मुख्यमंत्री जी से क्षेत्र की जनता की ओर से नम्र निवेदन करता हूं कि आपने कुछ ही माह में जनहित के कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं तथा कई योजनाओं को धरातल पर उतारा है। आप एक संवेदनशील एवं विकास पुरुष मुख्यमंत्री हैं, अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आप इसी बजट में आपकी माही जवई योजना की DPR में या अन्य किसी भी योजना में आसिंद हुरडा विधानसभा की नदियों को जोड़कर
आम जनता को राहत देकर आशीर्वाद प्रदान कराने का श्रम करावें। श्री सुरेश गुर्जर। श्री सुरेश गुर्जर। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने मुझे विधानसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन संबंधी नियमों के 295 के अंतर्गत बोलने का मौका दिया। महोदय, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से विधानसभा से खानपुर की जनता से एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। झालावाड़ से 12 मेगा हाईवे की लंबाई लगभग 78 किलोमीटर है, जिस पर विधानसभा से खानपुर के ग्राम लडानिया पर टोल बूथ लगाकर टोल संग्रहित किया जाता है। ये टोल बूथ नियमानुसार निर्धारित दूरी पर नहीं लगाकर ऐसे स्थान पर लगा दिया गया जहां से खानपुर की दूरी मात्र 8 किलोमीटर है, झालावाड़ की दूरी 28 किलोमीटर है। ऐसे में खानपुर क्षेत्र के निवासियों को 28 किलोमीटर की यात्रा करने पर पूरे 78 किलोमीटर की यात्रा का टोल छूट देने का विवश होना पड़ रहा है। टोल संवेदकों द्वारा स्थानीय नागरिकों को जिनका व्यापार या खेतीबाड़ी के लिए रोजाना अपने खेत पर जाना पड़ता है, उसके मासिक पास भी जारी नहीं किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, राहगीरों को बिना सहमति के रिटर्न पर्ची कटानी पड़ती है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांगे इस विसंगति को अविलंब दूर करके खानपुर की जनता को पूरा 78 किलोमीटर लंबे मेगा हाईवे के टोल वसूले जाने के निजात दिलाई जाए। इससे संबंधित निर्माण एजेंसी के अधिकारी को निर्देशित कर टोल बूथ को या सेंटर पॉइंट पर शिफ्ट किया जाए अथवा 2 बूथ बनाकर टोल शुल्क आदा किया जाए। धन्यवाद। श्री हरि सिंह रावत। अध्यक्ष महोदय, राज्य संचालन कार्य संचालन प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव नरेगा के अंतर्गत पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण को वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित करवाए जाने के संबंध में उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आज भारतवर्ष ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व जलवायु नियंत्रण को लेकर चिंतित है। वर्तमान परिदृश्य को ध्यान रखते हुए ये देखना पड़ रहा है कि आज हम जो जलवायु परिवर्तन देख रहे हैं, यदि अभी भी हम सजग नहीं रहे तो आने वाला समय हमारे लिए दुष्परिणाम लेकर आएगा। उक्त मुद्दे पर लोगों द्वारा सिर्फ बात ही की जाती है, परंतु जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। उक्त जलवायु परिवर्तन को कैसे सुरक्षित रखा जाए, उसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले टर्म में ही ग्रामीण महिलाओं द्वारा जंगल एवं खेत खलिहानों से गृह कार्य हेतु लकड़ी नहीं काटे, इस हेतु उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस चूल्हा का वितरण कर एक नेक कार्य करते हुए एक तीर से 2 शिकार किए, जिस कारण पर्यावरण भी सुरक्षित रहे एवं महिलाओं को धुएं से निजात मिली एवं पेड़ पौधे नहीं कटने से पर्यावरण भी सुरक्षित हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में नरेगा योजना अंतर्गत ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में खड्डे खुदवाकर वृक्षारोपण कराया जाता है, तो उक्त जलवायु परिवर्तन के निजात मिल सकेगी। उक्त कार्यों को करने के लिए वर्तमान में विभिन्न ऐसी कई संस्थाएं, जिसमें भारत विकास परिषद जैसी संस्था संपूर्ण राजस्थान में पौधारोपण के लिए अपनी सेवा दे रहा है। उक्त एजेंसी द्वारा वर्तमान में वृक्षारोपण का कार्य संपूर्ण भारत में किए जाने का कार्य किया जा रहा है। अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि निजी संस्था एवं परिषद के माध्यम से नरेगा के अंतर्गत पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वृक्षारोपण को वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किया जाए। धन्यवाद। श्री हाकिम अली खां। राजस्थान की विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के 295 के अंतर्गत उपरोक्त से निवेदन है कि विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर के रामगढ़ कस्बा के किसान लगभग पिछले 70-72 दिनों से NH-52 पर धरने पर बैठे हैं। उल्लेखनीय है कि किसानों के घर हाईवे से पूर्व दिशा की ओर हैं तथा इनकी कृषि भूमि पश्चिम दिशा की ओर है। उक्त किसानों को अपने खेतों में कृषि कार्य एवं मवेशियों के चारा एवं अन्य कार्य के लिए हाईवे को पार करना पड़ता है, जिसके कारण किसानों द्वारा हाईवे को पार करने के दौरान आए दिन जान माल एवं दुर्घटनाएं होती रहती हैं।
अतः उक्त किसानों की दृष्टि रखते हुए मेरा सरकार से निवेदन है कि वहां पर एक अंडरपास बनाया जाए जिससे किसानों को कृषि व अन्य कार्य करने के लिए हाईवे को पार नहीं करना पड़े तथा ग्राम होदसर के पास एवं फतेहपुर के राजकीय कन्या महाविद्यालय एवं राजकीय आवासीय महाविद्यालय के पास भी एक यू टर्न बनाया जाए जिससे जान माल एवं अन्य दुर्घटनाएं ना हो। धन्यवाद। डॉक्टर रितु बानावत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने हेतु प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव रखती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधानसभा क्षेत्र बयाना रुब्बास के में हर घर जल पहुंचाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हूँ। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना को अक्टूबर 2024 तक पूरा करना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, रुब्बास उपखंड के 72 गांव चंबल परियोजना से जुड़े होने के कारण गर्मियों में 3-4 दिन में कुछ मिनटों के लिए ही पानी की सप्लाई होती है। इन गांवों में 8-10 चंबल पॉइंट से गांव को पूरी आबादी को पानी उपलब्ध कराया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्षेत्र की जीवनदायिनी गंभीरी नदी में पाचना बांध से पानी नहीं छोड़े जाने के कारण पूरे इलाके में भूजल स्तर निरंतर घटता जा रहा है। साथ ही इलाके में खारा पानी होने से पीने योग्य भी नहीं है। यही कारण है कि पूरी आबादी जिसमें ग्राम पंचायत मिल्समा, मेठा, नया गांव, इब्राहिमपुर, चेकोरा, शक्करपुर, सिंगावली, खानसू जयपुर, नौरदा, सज्जनवास, पुरा मालोनी, जटमासी, बिनौवा, जोतरोली, ओडनिल गद्दी, दौरदा, महलपुर काछी, दाहिना, निभेरा, मड़ौली, महलपुर चूरा, पहाड़पुर के 72 गांवों के लिए चंबल परियोजना पर ही निर्भर है। इन सभी गांवों में पीने योग्य पेयजल को शीघ्र से शीघ्र चंबल परियोजना के माध्यम से जल जीवन मिशन योजना में हर घर जल योजना को निर्धारित अवधि अक्टूबर 2024 तक कार्य की धीमी गति को बढ़ाकर शीघ्र पूर्ण कराया जाए। धन्यवाद। श्री राम साय वर्मा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया के नियम 95 में मुझे बोलने के लिए मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, टोंक जिले में जो बजरी खनन और पत्थर खनन का काम बहुत ज़ोर शोर पे है और उसके लिए दिनांक 2 तारीख को टोंक के अंदर जो सभापति जो लिखा हुआ है वही पढ़ना है, जो लिखा हुआ है। प्रदेश में खनन माफियाओं का विस्तृत जाल फैला हुआ है। खनन माफियाओं का आतंक इस हद तक है कि टोंक में बजरी माफिया ने ट्रैक्टर से गश्त के दौरान हेड कांस्टेबल को कुचलकर मार दिया, जिसके दुख के परिवारजन उभर नहीं पाए। विभागीय अधिकारियों, सभापति, नगर परिषद के अधिशासी अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध ठेका पर्ची सिस्टम बना रखा है। इन्हीं की सरपरस्ती में अवैध बजरी के ट्रक और ट्रैक्टर शहर से व्यस्त मार्ग से बेरोक-टोक गुजरते हैं। ट्रैक्टर में टेप लगा करके ऊंची आवाज़ में ये चलाते हैं जिससे आवाज़ सुनते नहीं है। उनियारा में तो अरे ये नहीं है, ये वाक्य नहीं है जो आप बोल रहे हो बीच में। उनियारा में तो बजरी माफियाओं द्वारा वनकर्मी को बेरहमी से पीटा गया है। सरकार इस अवैध बजरी खनन के ठेकेदारों को कथित भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध जांच करने एवं कठोर कार्य करने के निर्देश प्रदान करें। श्री संदीप शर्मा। पर्चियों पे मामले तो उठेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठिए। आपको क्या हो गया? आप ही उठ गए। बिराजो। आभार। आप पढ़िए। संदीप शर्मा। सबके भले के लिए कार्य करिए। आपकी तरफ पक्षपात नहीं करती है सरकार। बढ़िए। आप मान रहे हो ना, आप मान रहे हो ना, आपके राज्य में अवैध खनन बजरी माफिया सक्रिय है और कांस्टेबलों को कुचल के मारा जा रहा है। आप मान रहे हो ना, आप मान रहे हो ना, आपके द्वारा पनपाए हुए हैं, आप मान रहे हो इस चीज को, आपको मानना पड़ेगा। आपके विधायक उठा रहे हैं ये चीजें। अरे आपको अनुमति नहीं दी है, आपको अनुमति नहीं दी है बिराजो। आप बाद में 295 के बाद में 295 के बाद में व्यवधान लगाते। अरे आप कंट्रोल में हो क्या? आप 5वीं बार खड़े हो आज, आप 5वीं बार खड़े हो, आप कौन से कंट्रोल में हो? अरे आप कंट्रोल में पहले रहो, मैं उनको भी करूंगा। बैठिए। अरे एक मिनट। माननीय मंत्री महोदय, आज बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आभार। नियम 295 विशेष उल्लेख। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा
नमामि गंगे योजना में नेता बना दो विपक्ष। कोटा शहर में सीवरेज पाइपलाइन डालने में हुई अनियमितता व लापरवाही के कारण लोगों को हुई परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा। मैं राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा शहर में नगर विकास न्यास कोटा द्वारा केंद्र सरकार की गंदे पानी के निकास हेतु प्रदत्त नमामि गंगे योजना के अंतर्गत पूर्ववर्ती सरकार के समय कोटा शहर में सीवरेज की पाइपलाइन का कार्य प्रारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत 81 करोड़ की लागत से 68 किलोमीटर की सीवरेज पाइपलाइन डाली गई, परंतु पूर्ववर्ती सरकार द्वारा इस योजना के पैसे का दुरुपयोग किया गया तथा इस योजना के संवेदक द्वारा लापरवाही बरतते हुए संपूर्ण कोटा शहर के मुख्य मार्ग एवं गली मोहल्ले की सड़कों को खोद दिया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और शहर में एक के बाद एक। ये सदन है, ये आप तो पहले आपको भी निकालना पड़ेगा। बैठो, बिना अनुमति के खड़े हो। और आप भी बिना अनुमति के खड़े हो। बैठिए बैठिए। अरे बैठा दिया आप, बार बार आपको क्या हो गया? बैठिए। अरे सामने से नहीं माननीय साहब, ये बार बार व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। सामने से नहीं आते। नहीं, ये नहीं, सामने। विषय इतना गंभीर है साहब, इनकी पुरानी सरकार का। और जो लिखा है वही पढ़ो। संपूर्ण कोटा शहर के मुख्य मार्ग एवं गली मोहल्लों की सड़कों को खोद दिया गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और शहर में एक के बाद एक लोग दुर्घटना के शिकार बने और कई लोग अकारण मौत का शिकार हुए, जिसके परिणाम स्वरूप कोटा शहर हादसों का शहर बन गया। संवेदक द्वारा कोटा में सीवरेज पाइपलाइन डाली है, न तो उसमें निर्धारित मापदंडों की पालना की गई है, उनकी उपेक्षा कर कम गुणवत्ता की पाइपलाइन बिछाई गई। इस संबंध में अधिकारियों ने आंखें बंद की हुई थी। यह एक जांच का विषय है। केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजना करोड़ों रुपए की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी गई। अतः मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि कोटा शहर में नगर विकास न्यास द्वारा डाली गई सीवरेज पाइपलाइन डालने में जो अनियमितता हुई और लापरवाही हुई, उसकी जांच करवाकर संवेदक व संलिप्त अधिकारियों की जांच की महती आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मनोज कुमार अध्यक्ष महोदय। श्री मनोज कुमार, अरे मनोज कुमार का माननीय, अरे हरिमोहन जी, अरे माननीय सदस्य आपको आज, अरे माननीय सदस्य आप विराजो। हर मामले में खड़ा होना ठीक नहीं हो बिना अनुमति के। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अनुमति दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। 295 में बीच में किसी को खड़े होने की अनुमति नहीं है। पुरानी व्यवस्था है ये सदन की। राजस्थान, आप अलग से नियमों में आइए। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव विधानसभा क्षेत्र सादुलपुर में जल जीवन मिशन योजना की पाइपलाइन को जमीन में बिछाने के कार्य से नगरपालिका क्षेत्र राजगढ़ तथा विधानसभा क्षेत्र के गांव में तोड़ी जा चुकी सड़कों से उत्पन्न गंभीर स्थिति पर चर्चा हेतु मेरे सादुलपुर विधान क्षेत्र में गत वर्षों में जल जीवन मिशन योजना की पाइपलाइन बिछाने का कार्य लंबे समय से जारी है। उक्त कार्य में कार्यकारी एजेंसी ने राजगढ़ नगरपालिका क्षेत्र तथा विधानसभा क्षेत्र के गांवों में सभी मुख्य सड़कें मार्गों सहित छोटी मोटी सभी सड़कों को तोड़ डाला। उक्त एजेंसी द्वारा जहां पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूर्ण कर दिया जाता है, वहां इन सड़कों की पुनः मरम्मत का कार्य राम भरोसे छोड़ दिया जा रहा है। नगरपालिका क्षेत्र के संपूर्ण वार्डों सहित मुख्य बाजार के सारे सड़क मार्ग टूटी फूटी अवस्था में पड़े हैं। लोगों का वार्डों से मुख्य बाजार तथा आसपास के ग्रामीणों का तहसील मुख्यालय पर विभिन्न कार्यालयों अस्पतालों तक पहुंचना दुर्भर हो गया है। सड़कें गड्ढों में समा गई हैं। मानसून के इस मौसम में शहर में जगह जगह पानी भरा पड़ा है। आवागमन की स्थिति अति दयनीय हो गई है। साधनों का संचालन दुर्भर हो गया है। टैक्सी चालकों का धंधा ठप हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र की भी यही दशा है। पंचायतों की अनुमति के बिना ही सड़कों को तोड़कर पाइपलाइन डाली जा रही है। तोड़ी गई इन सड़कों के पुनः निर्माण की कोई व्यवस्था न होने के कारण स्थिति गंभीर होती जा रही है। जल जीवन मिशन की फर्म द्वारा इन तोड़ी गई सड़कों को उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए
इन सड़कों का निर्माण पाइपलाइन बिछाई कार्य के साथ साथ ही करवाया जावे, अन्यथा ये फर्म पाइपलाइन का कार्य पूर्ण कर सड़कों की मरम्मत का कार्य अधूरा छोड़ रवाना हो जाएंगी। ये फर्म प्रशासनिक सिस्टम के सेटिंग कर सड़कों के निर्माण कार्य को अधर में छोड़कर बजट उठाकर चली गई तो शहर और गाँव की यातायात संबंधी नई व गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अतः अध्यक्ष महोदय, उक्त प्रकरण के सदन में विशेष उल्लेख के मार्फत में माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान मेरे क्षेत्र में उत्पन्न उक्त गंभीर समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि आप मामले की जांच कराकर जल जीवन मिशन की फर्म द्वारा तोड़ी गई सभी सड़कों को तुरंत प्रभाव से ठीक कराया जाए तथा उक्त कार्य पूर्ण होने से पहले सड़कों को तोड़ने वाली फर्म को पूर्ण राशि का भुगतान न किया जाए। धन्यवाद। श्री विद्याधर सिंह, श्री अरे बैठिए विद्याधर सिंह, श्री अरे बैठिए श्री विद्याधर सिंह। माननीय अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद जो आपने अरे माननीय नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव के संबंध में मुझे बोलने का मौका दिया। अरे मुझे आपकी तबीयत की चिंता है अध्यक्ष जी। माननीय धारीवाल साहब, अध्यक्ष जी, तबीयत का मुझे चिंता है। अध्यक्ष जी, विधानसभा क्षेत्र फुलेरा के अंतर्गत किशनगढ़ रेनवाल में पिछले 70 साल के कस्बे के बीच घनी आबादी के बीच में आपको क्या हो जाता है? घनी आबादी के बीच में कसाई मोहल्ले से सरकारी अस्पताल होते हुए पर्चियां भी डंपिंग यार्ड तक एक गंदे नाले का बहाव चल रहा है जो पिछले 70 साल से लगातार चल रहा है। डंपिंग यार्ड के आगे ग्राम पंचायत की मंडली होने के कारण, सीमा के कारण गंदे पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, जिससे किशनगढ़ रेनवाल के पूरे कस्बे में बदबू और मरे हुए जानवरों के कारण से दूषित वातावरण हो रहा है। उक्त नाले में कई प्रकार के छोटे मोटे जीव जंतु संक्रमित होकर मच्छर पनप रहे हैं। दूषित वातावरण की वजह से कस्बे के लोगों को वहाँ रहना दुर्लभ और संक्रमित बीमारियों के कारण से ग्रसित होना पड़ रहा है। मेरा ये सुझाव है कि गंदे नाले के पानी की निकासी सूखी मेड़ा नदी में मिला दिया जाए तो किशनगढ़ रेनवाल का ड्रेनेज सिस्टम सुदृढ़ हो सकता है, जिस पर मात्र 4 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। इसके साथ ही कस्बे में रेलवे लाइन के फाटक के बाहर से कृषि मंडी तक जो कच्चा नाला गंदे नाली के रूप में बना हुआ है उस पे भी, जिस पर 1 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, यदि स्वास्थ्य शासन मंत्री द्वारा दोनों कार्य किशनगढ़ रेनवाल में करवाया जाए तो ड्रेनेज सिस्टम में सुधार हो सकता है। अतः माननीय स्वास्थ्य मंत्री, शासन मंत्री से निवेदन है कि इस उक्त परेशानी को ध्यान रखते हुए इन नालों का निर्माण 5 करोड़ की स्वीकृति दी जाए। ये मोदी जी की जो स्वच्छ भारत योजना 2014 में लागू की थी उसके विपरीत ये काम हो रहा है पिछले सालों से। तो मैं ये चाहता हूं कि इसका निराकरण जल्दी से जल्दी ये सरकार करे, ये जनता को लाभ मिल सके। श्री राजेंद्र, माननीय अध्यक्ष महोदय, वो अंकित नहीं हो। मैं प्रक्रिया कार्य संचालन नियम 295 के तहत मेरे विधानसभा क्षेत्र महुआ में पूर्ववर्ती सरकार के समय अधिकारियों ने जो अनियमितता की उसके संबंध में आपको बताना चाहूंगा। अरे जो लिखा है महुआ विधानसभा क्षेत्र के गांव ऊकरून, जो कि वहाँ रामकुटी जो पूर्व विधायक का पेट्रोल पंप है, वहाँ पर विद्युत कनेक्शन अधिकारियों ने दबाव में आकर वहाँ पर दिया और लाखों रुपए का राजस्व का नुकसान पहुंचाया, जिससे सरकार को राजस्व की हानि हुई। पुराना 33 केवी जीएसएस फीडर को खुर्द-बुर्द करके पेट्रोल पंप में कनेक्शन दिया गया और 20 पोल का चार्ज लगना था, लेकिन अधिकारियों ने केवल 4 पोल लगाकर वहां के पूर्व विधायक को उपरत किया, जिससे लाखों रुपए की हानि हुई है। मैं मेरा आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और तत्काल प्रभाव से जो विद्युत कनेक्शन वह जारी किया गया है लाइन को खुर्द-बुर्द करके उसको बंद कराया जाए। श्री अमृतलाल मीणा, श्री अमृतलाल मीणा, नहीं है, अगला तो खड़े हो जाए ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव की महोदय
महोदय जी, मेरे विधानसभा क्षेत्र सोलंबर के अधिशासी अभियंता कार्यालय के अंतर्गत सोलंबर अर्बन और सोलंबर नगर, लसाड़िया, वीरपुरा, सराड़ा, सेमारी आदि सहायक अभियंता कार्यालय आते हैं, जिसमें करीब 1.5 लाख के अधिक उपभोक्ता है। साथ ही अधिशासी अभियंता कार्यालय सोलंबर में 70 किमी की दूरी एक सीट पे ज्यादा होने के आम उपभोक्ताओं को के कार्य बाधित होते हैं। अतः अधीक्षण अभियंता कार्यालय सोलंबर में के 5 बैठोगे तो और अधिशासी अभियंता सराड़ा में खोला जावे। सोलंबर नगर के अंदर जाने वाले विद्युत की 11 केवी लाइन को अंडरग्राउंड कर आम जन को जनहित से बचाया जावे। पुरानी और डिसमेंटल लाइन 33 केवी जो आबादी क्षेत्र में गुजर रही है उससे हटाया जावे। सोलंबर जीएसएस से सेमारी जाने वाले 33 केवी लाइन के तार आम जन के घरों पर छू करके जा रहे हैं, उसे हटाया जावे। उक्त लाइन लंबे समय से बंद पड़ी है। डेंगरी गांव में मध्य से गुजरने वाली 11 केवी व 33 केवी लाइन को बस्ती से दूर हटाया जावे। डगार फीडर जीएसएस जाने वाली लाइन रामनगर, केकुड़िया, जयमनपुरा और एमनिया पाला, तराई, बोड़का, फला होते हुए 30-40 किलोमीटर की लंबी लाइन है, जिससे लाइन के बार बार फॉल्ट आने से सभी गांव प्रभावित होते हैं। अतः अगर 6 और 7 पोल लगा करके लांबी डूंगरी, इमनिया पाला, सुहातुका, गूड़ा, बोड़का, बादनवाड़ा, देवली आदि गांवों से बिजली से की समस्या से निजात मिल सकता है। जैसमन स्थल धार्मिक स्थल है और कलाजी विकास संस्था का मंदिर है और उसके ऊपर से गुजरने वाली 11 केवी, 33 केवी और 11 केवी लाइन को हटाना है तो कई बार अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता कार्यालय व प्रबंधक निदेशक अजमेर को लिखित के रूप में देने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अतः उक्त लाइन को हटाने के आदेश कराए जावे, जिससे भविष्य में होने वाली दुर्घटना से बचा जा सके। खरका गांव से जाने वाली 11 फीडर की लाइन को आबादी क्षेत्र से बाहर निकाल करके अन्यत्र जगह शिफ्ट किया जाए, व्यवस्था करावे जिससे आम जन को दुर्घटना नहीं हो। बस्सी व इटाली खेड़ा में 11 केवी जीएसएस बनाने बाबत सोलंबर विधानसभा क्षेत्र के बस्सी गांव सोलंबर सहायक अभियंता कार्यालय का सबसे बड़ा उपभोक्ता गांव है, जिससे अलग अलग फैले हुए होने के कारण तिरछी बस्सी से 2 नए जीएसएस 11 केवी लाइन बनाने की व्यवस्था करावे। उक्त गांव में सोलंबर जीएसएस से सप्लाई मिलती है, जिस लाइन लंबी होने के से पूरा गांव विद्युत बंद होने के कारण प्रभावित होता है। उदयपुर अधीक्षण अभियंता के अधीन 27 सहायक अभियंता कार्यालय हैं जो बहुत अधिक है, जबकि 16 सहायक अभियंता के अंतर्गत एससी कार्यालय अगर सोलंबर में खोला जाए, जिससे आम जनता को लंबी दूरी से राहत मिलेगी। धन्यवाद। श्री श्रवण कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि 15 दिन के बाद हमारा माइक तो खुला। अब आप पढ़िए, आप इसको पढ़िए। माइक चालू है आपका? धन्यवाद दे रहा। माइक चालू है? चालू है तो पढ़िए, पढ़िए जो लिखा है, जो लिखा है पढ़िए। माननीय वो अरे जो लिखा पढ़ो ना। नहीं, मैं आपके दूसरा नहीं पढ़ूंगा, मानो मास्टर रहे हो ना। अरे पढ़ना नहीं है तो मैं आगे बढ़ूँ। दूसरा नहीं पढ़ूंगा तो पढ़िए, क्योंकि आप दूसरा पढ़ने नहीं देते हो। पढ़िए। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के विषय उल्लेख प्रस्ताव नियम 295 के अंदर सूचना। उपरोक्त विषय में निवेदन है कि विधानसभा क्षेत्र सूरजगढ़ में पानी की भारी किल्लत है और गाँव में कुएं सूख गए हैं। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा कुएं भी मंजूर किए गए थे, किंतु उक्त स्वीकृत कुएं आज दिनों तक नहीं खोदे गए हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व में कुओं का ऊपर सरकार ने स्थगन आदेश कर दिया था। स्थगन आदेश कर दिया गया था। कुओं का टेंडर प्रक्रिया भी
पूरी हो चुकी थी, पानी आज तक जहाँ तक दराज पर नहीं आया है। टेंडर प्रक्रिया करवाने के बाद भी वर्तमान में सरकार के वादों को खिलाफी हो रही है। समस्त राजस्थान प्रदेश के कुओं का शिफ्ट योजना में चालू करवाया जाएगा, किंतु 6 माह तक दीर्घ समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी आज तक भी इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सूरजगढ़ विधानसभा की जनता प्यास में त्रस्त है। अगर पानी की किल्लत का समाधान नहीं हुआ तो जनता आंदोलन कर सकती है। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सरकार का ध्यान, ये इसमें लिखा है, आप लिखा मेरा इस सदन में आगे पढ़िए, इसको पूरा पढ़ो। मेरा आप पूरा पढ़ते नहीं, पूरा जो पढ़ा है वो पढ़ो। हाँ, मैं सामने मैं ये परीक्षा ही ले रहा था। मेरा इस सदन से माध्यम से सरकार का निवेदन है कि जनहित की उक्त कार्यों का शीघ्रता पूरा करें, करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री कालीचरण सराफ, माननीय पर्चियां हो गई आपका 295 में बोला नहीं जाता। बैठिए श्री कालीचरण सराफ, बोलिए। बैठिए 295 हो गया आपका, हो गया आपका, हो गया 295। अरे हो गया, आप राजो आप शुरू करिए, नहीं तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से, आपको यार बोल दिया, मैं पर्ची के माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 22 गोदाम, सुदर्शनपुरा विस्तार और करतारपुरा औद्योगिक क्षेत्र के बारे में मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय मंत्री जी ने 90 साल की लीज पर 1965 में इन चारों औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया था। करतारपुरा में 180 इकाइयाँ लगाई थी 28.85 एकड़ में, सुदर्शनपुरा में 95 इकाइयाँ लगी थी 17.60 एकड़ में, और सुदर्शनपुरा विस्तार में 150 इकाइयाँ लगी थी 14.71 एकड़ में, और 22 गोदाम में 184 इकाइयाँ लगी थी 30 एकड़ में। और ये औद्योगिक क्षेत्र को हर जो औद्योगिक इकाई थी उसको 200 वर्ग गज से और 600 वर्ग गज तक के भूखंड आवंटित किए गए थे। 60 वर्षों से ये बड़े सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, परंतु जैसे जैसे जयपुर शहर का विस्तार हुआ, आज स्थिति यह है कि ये सभी औद्योगिक क्षेत्र सघन आबादी क्षेत्र में आ गए हैं। इन औद्योगिक क्षेत्रों के चारों ओर सैकड़ों कॉलोनियां बस गई है, हजारों नागरिक वहां पर निवास कर रहे हैं। सघन आबादी क्षेत्र में आने के कारण भारी वाहनों का आवागमन पूरे दिन प्रतिबंधित रहता है, और रात्रि को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक केवल ये खुलता है, जिसके कारण कच्चे माल को लाने का और जो माल तैयार हो जाता है उसको बाहर भेजने में बड़ी कठिनाई होती है। आज कुशल और अकुशल श्रमिक ज़्यादातर बाहर से आते हैं। इन औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंड छोटे होने के कारण उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए कर्मचारी स्थायी नहीं रहते और वो चले जाते हैं। इसके कारण वहाँ स्किल्ड लेबर नहीं मिल पाती। आज बढ़ते हुए औद्योगिक परिवेश में इकोनॉमिक वाइबिलिटी के लिए मास स्केल पर उत्पादन समय की मांग है, पर छोटे भूखंड होने के कारण उत्पादन क्षमता का विस्तार करना संभव नहीं है। और रिको की लापरवाही से 2 मिनट हो गए, 2 मिनट के 4 मिनट हो चुके हैं। रिको की लापरवाही से यहाँ सड़कों की चौड़ाई भी कहीं पर 10 फीट और कहीं 12 फीट रह गई है। पिछले कुछ साल पहले वहाँ पर आग लगी थी एक रसायन फैक्ट्री में, तो वहाँ 3 घंटे लगे फायर ब्रिगेड को आने में, और उसके कारण 5 मजदूर घायल हो गए और आसपास की 4 फैक्ट्रियां भी उससे क्षतिग्रस्त हुई। तो मेरा कहना यह है कि तंग गलियों के कारण, यहाँ आबादी के बीच में आ जाने के कारण स्थानीय निवासी, 2 मिनट साहब पूरी बात तो होने दो, 1 मिनट और लूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय 1 मिनट। वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से पीड़ित हैं। कई बार स्थानीय नागरिकों में और उद्यमियों में टकराव की स्थिति भी हो जाती है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि इन औद्योगिक इकाइयों को
जो नई औद्योगिक इकाइयाँ जयपुर में विकसित हो रही है उनमें स्थानांतरित किया जाए। और मैं आपके माध्यम से ये भी मांग करना चाहूँगा कि इनको प्राथमिकता के आधार पर उन औद्योगिक इकाइयों में ये मिले, रियायती दर पर मिले और कम से कम बड़े भूखंड आवंटित हो और इनको कंसेशनल रेट पे मिले और इस एरियाओं को रीनोटिफाइड करके कमर्शियल में इनको कन्वर्ट कर दिया जाए, जिससे राजस्व की प्राप्ति भी होगी। ये मैं अनुरोध करना चाहूँगा। फिर पर्ची लगाने लाभ क्या उत्तर आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कालीचरण जी ने जो बात सदन में उठाई है, मैं उनकी भावना समझ रहा हूं और उन्होंने ये पहली बार नहीं उठाई, पहले भी इस बात को उठा चुके हैं। बहुत से शहर ऐसे हैं जहां पर पुराने औद्योगिक क्षेत्र जो हैं वो शहर के बीच आ गए, शहर का विस्तार हो गया है। मैं सदन को ये बतलाना चाहूँगा कि 22 गोदाम, सुदर्शनपुरा और करतारपुरा के अंदर जो इकाइयाँ हैं, उद्योग की जो इकाइयाँ हैं, वो ग्रीन, वाइट और कुछ ऑरेंज में आती हैं। मैं संक्षिप्त में कहता हूँ, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, रिहायशी क्षेत्र हैं आसपास, जो वर्कर्स हैं वो हैं, जिनकी इकाइयाँ खुद की लगी हुई हैं, रॉ मटेरियल लाने वाले सब लोग हैं। इसके अंदर एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे पास, ये ज़मीन खुद लीज पर आती है रिको के पास में, हम मालिक नहीं हैं उसके, और क्योंकि लीज पर हमारे पास आती है, हमारे ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है कि कितने का हम जो लैंड यूज़ है वो चेंज कर सकते हैं। साथ में सुप्रीम कोर्ट का भी एक अराफात केस करके है जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है रिको के ऊपर, लैंड यूज़ चेंज करने के ऊपर। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि हमें राजस्थान को आगे बढ़ाना है और उसके लिए जितनी ऐसी जगह हैं उसको पूरी तरह से हम एग्जामिन करेंगे, सभी स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखते हुए। श्री डूंगर राम केदार, श्री डूंगर राम केदार, अरे पर्ची का समय। महोदय, पर्ची के माध्यम से मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद। सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर किसानों की खातेदारी को लेकर के और चकबंदी को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। सूरतगढ़ के किसान 45